दक्ष, वह एक फूहड़ और आकर्षक महिला शिष्या को स्वीकार करने में असहाय था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह अक्सर मुझे चिढ़ाती है। मालिक, दक्ष को चुप देखकर कियारा ने संकोच से पूछा, क्या हम एक दिन में 1000 मील दूर से जियांगलिंग लौट सकते हैं? दक्ष ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कियारा ने पूछा, 10 दिन? दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, मजाक नहीं कर रही, आप बहुत सीधे आदमी हैं। अगर आपने इस बार मेरी मदद की तो मैं 3 साल के लिए मुफ्त में आपकी रायपुर प्रवक्ता बन जाऊंगी। दक्ष ने कहा, तुम बहुत बदसूरत हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। कियारा तुरंत क्रोधित हो गया, आज मैं तुम्हें अपने संप्रदाय से निष्कासित कर दूंगा। दक्ष, लगता है आप अपनी पहचान भूल गए हैं। स्नैप। दक्ष को स्थिर देखकर कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोने, गुस्सा करने और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। गुरु, कृपया मेरी मदद करें। क्या आप अपनी इतनी सुंदर शिष्या को किसी और का खिलौना बनते हुए देख सकते हैं? मुझे बहुत मुश्किल हो रही है गुरुजी। आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे? वो। दक्ष अवाक रह गया। अगर वह लोगों के सूक्ष्म बदलावों पर नियंत्रण रखने वाला कोई ग्रैंड मास्टर न होता तो वह इस आदमी के हाथों बेवकूफ़ बन जाता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है और उसका अभिनय कौशल शानदार है। दक्ष वास्तव में बहुत पहले ही सहमत होना चाहता था, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने दे सकता था। कहीं ऐसा न हो कि वह भविष्य में और भी अधिक बेईमान हो जाए। मुख्य कारण ये था कि उसे पता था कि दिव्या भी उस रात्रिभोज में आई थी। वह जगह हर क्षेत्र की मशहूर हस्तियों से भरी हुई थी। उसे डर था कि उसकी बहन विलासिता की जिंदगी में खुद पर नियंत्रण खो देगी। इसके अलावा वह स्वभाव से दयालु, मासूम और रोमांटिक है और उन पुराने जमाने के लोगों की मीठी बातों से सचमुच मूर्ख बन सकती है। उसे जाना है। जब दक्ष दिवास्वप्न देख रहा था तभी फोन की घंटी बजी। उसने कियारा को घूर कर देखा, उसे परेशानी न करने का संकेत दिया और फिर कॉल का जवाब दिया। रितिका ने पुकारा, दक्ष, क्या तुमने अच्छी तरह आराम किया? आज रात फ्लावर सी में एक चैरिटी डिनर है। कृपया मुझे वहां जाने में मदद करो। मैं वहां नहीं जा सकता। दक्ष ने कहा, ठीक है। रितिका ने कहा, मेरे पास कुछ है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। चैरिटी डिनर के लिए कृपया मुझे एक शीर्ष स्टार सुंदर युवक हुआंग शेन को खोजने में मदद करें। दक्ष ने कहा, क्या आप उसे हराना चाहते हैं? रितिका, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो और मुझे परेशान मत करो। मेरे माता पिता तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या हमारा डिंग परिवार के साथ शराब के कारोबार में सहयोग नहीं था? अंकल सेन ने पहले ही पारिवारिक शराब का कारोबार हमारी दूसरी शाखा को सौंप दिया है। मेरे माता पिता आज बहुत खुश हैं और इस उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी को ढूंढने की योजना बना रहे हैं। हुआंग शेन इन दिनों बहुत मशहूर हैं, इसलिए वो एक अच्छा विकल्प हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, हालांकि हमारा शराब उद्योग अभी शुरू हो रहा है और शर्मा परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए विज्ञापन शुल्क 10 मिलियन के भीतर रखा जाना चाहिए। बेहतर होगा कि 5 मिलियन। बाद में जब वह बोली तो उसकी आवाज़ थोड़ी शर्मिंदा हो गई। एक लोकप्रिय ए लिस्ट सेलिब्रिटी को विज्ञापन के लिए $5 मिलियन देना वास्तव में अस्वीकार्य है। लेकिन शर्मा परिवार के पास अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। दक्ष मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं पूछूंगा। फोन रखने से ठीक पहले रितिका ने कहा, वैसे शर्मा परिवार की ओर से कपिल भी वहां होंगे। मैं कभी कभी उन्हें आपके नाम के बारे में बुदाते हुए सुनता हूं। उनके साथ खिलवाड़ मत करना। ये सुनकर दक्ष हंस पड़ा। कपिल, मेरे पास अभी भी एक कार है, उसे मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। फोन रखने के बाद कियारा ने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। मास्टर, क्या आपने जाने का फैसला कर लिया है? कियारा ने संकोच से पूछा। दक्ष ने सिर हिलाया। वह अचानक बहुत उत्साहित हो गई, दौड़कर आए और दक्ष के चेहरे पर चुंबन करने वाली थी। दक्ष ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, तुम बहुत अपमानजनक हो। मैं तुम्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दूंगी। कियारा कराहते हुए खड़ा हो गया, बड़ों का अनादर करने से तुम्हारा क्या मतलब है? वे स्पष्ट रूप से एक ही आकार के हैं, बड़े हैं। चैरिटी डिनर में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए उन दोनों को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वे टीवी देखते रहे और शाम को ही बाहर निकले। मास्टर, आपका परिवार इतना गरीब है कि आपके पास कार भी नहीं है? कियारा ने आश्चर्य से पूछा जब उसने देखा कि बाहर जाते ही दरवाजे पर कोई कार नहीं थी। दक्ष ने कहा, क्या मैंने तुम्हें रोल्स रॉयस नहीं दी थी? तुम उसे यहाँ क्यों नहीं चला कर लाए? कियारा ने अस्पष्टता से कहा, इसे रखरखाव के लिए भेजा गया था। दरअसल उसने उसे घर पर ही छोड़ दिया था। उसने सोचा कि वह दक्ष की कार उधार ले लेगी, इसलिए उसने उसे बाहर नहीं निकाला, वरना उसे अकेले रहने का मौका ही नहीं मिलता। दक्ष ने शांति से कहा, चलो पिछवाड़े में चलते हैं और विमान उड़ाते हैं। उसके पास एक निजी विमान है जो वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त बड़ा है और उसने उसे एक हाथ से उड़ाना भी सीख लिया है। फ्लावर सी चैरिटी डिनर सागरनगर शहर के फ्लावर सी रिजॉर्ट में आयोजित किया गया है।
उस रात बहुत से लोग आए और वे सभी सागरनगर शहर और आसपास के क्षेत्रों से और यहाँ तक कि पूरे देश से आए मशहूर हस्तियाँ थे। हालांकि देश भर से यहाँ आने वाले लोग केवल मनोरंजन उद्योग से जुड़ी हस्तियाँ और गणमान्य व्यक्ति थे और केवल स्थानीय क्षेत्र और आसपास के शहरों से ही लोग आए थे। हालांकि यहाँ 200 से अधिक लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन से अधिक है। दरवाजे पर कतार में खड़ी किसी भी कार की कीमत 10 लाख से कम नहीं है। चाहे वो परिवार द्वारा खरीदी गई हो या किराए पर ली गई हो, वो सभी लग्जरी कारें हैं। वहाँ एक कार खड़ी थी जो बिल्कुल बेमिल लग रही थी। वह दरवाजे पर हिचकिचा रही थी और अंदर जाने से इनकार कर रही थी। यह एक टैक्सी है, तुम लोग अंदर चले जाओ, ये जगह बहुत महंगी है, मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। टैक्सी चालक ने मुड़कर दिव्या और कियान रुशुई की ओर देखा जो औपचारिक पोशाक पहने हुए थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। वे दोनों और भी शर्मिंदा हो गए। कियान रुशुई ने कहा, यहाँ से दरवाजे तक अभी कुछ दूरी है, अगर हम वहाँ तक चलें तो क्या हमारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? ड्राइवर ने कहा, यह वह जगह नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए। क्या यह मजाक नहीं है कि आप यहाँ हैं? कार से बाहर निकलो, ये लग्जरी कारें हैं, अगर मुझे एक भी खरोंच आ गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मित्तल यिंगजू और कियान रुशुई बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें पैसे देने पड़े। फिर उन्होंने अपना सिर नीचे किया, अपने चेहरे फोन से धनके और जल्दी से वहां से चले गए। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए कई गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। ये दृश्य देखकर सभी ने अपनी खिड़कियां नीचे कर लीं और हंस पड़े। जब वे दरवाजे के अंदर जाने वाले थे तो उन्हें रोक दिया गया। सुरक्षा गार्ड तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके पास वास्तव में निमंत्रण पत्र थे। जैसे ही वह इसे लगाने वाला था, एक रोल्स रॉयस ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, क्या यह मेरे शर्मा परिवार के दामाद दक्ष की बहन नहीं है? क्या आप भी फ्लावर सी रिजॉर्ट जाना चाहते हैं? कार में बैठे व्यक्ति का नाम कपिल था और यात्री सीट पर बैठा व्यक्ति भी एक पुराना परिचित था, हानलियर। इस समय हानलियर बहुत सुंदर हो गई है और उसने कुछ आत्मविश्वास हासिल कर लिया है। जब कपिल ने दक्ष का जिक्र किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बाहर देखा और मित्तल यंगशु और बाकी दोनों को बहुत खूबसूरत देखा। उसने कहा, क्या तुम कार में बैठकर भाई रुपए को घुमाने ले जाना चाहोगी? कपिल ने कहा, हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो और कार में बैठो। मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा, लेकिन मैंने पीछे की सीट पर एक पालतू कुत्ता बिठा दिया है, कृपया डिक्की में चले जाओ। हानलियर दंग रह गया और आश्चर्य से कपिल को देखने लगा। क्या वे सभी शर्मा परिवार से नहीं हैं? कपिल ने ऐसा क्यों कहा? क्या हो सकता है कि उसे दक्ष से कोई दुश्मनी हो? इस पल उसे कपिल की कार में बैठने का पछतावा हुआ। दरअसल वह कपिल के साथ सिर्फ एक दिन ही रही थी। मैंने सोचा था कि कपिल शर्मा परिवार का वैध पोता था और दक्ष के साथ उसका अच्छा रिश्ता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। उसे इसका पछतावा हुआ। वह दक्ष है, कपिल ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं निश्चित रूप से दक्ष की बहन को अपमानित करूंगा। ये परिवार कुत्तों जितना नीच है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अभी एक निजी विमान अचानक गड़गड़ाहट और बिजली के साथ आकाश में प्रकट हुआ। आज मेरा छठा अपडेट है, हमेशा की तरह 5 में से। मैं बेझिझक एक सिफारिश वोट और एक मासिक पास मांग रहा हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? बूम बूम बूम, ये बिजली क्यों गरज रही है? क्या बारिश होने वाली है? कपिल ने भी आसमान की ओर देखा और आसमान में बिजली और गड़गड़ाहट देखी, साथ ही एक निजी विमान भी देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, कौन सा बड़ा बॉस प्राइवेट जेट से यहाँ आया है? लेकिन मेरा शर्मा परिवार आगे बढ़ने वाला है और देर सवेर मैं भी भोज के लिए उड़ान भरूंगा। बाकी लोग भी थोड़े ईर्ष्यालु थे और कार में फुसफुसा रहे थे। दिव्या और कियान रुशुई दोनों जाना चाहते थे, लेकिन कपिल ने अचानक सीटी बजा दी। बूंद! दिव्या और अन्य दो तुरंत चौंक गए और उनके पीछे कतार में खड़े लोग भी हंस पड़े। वे सभी उपस्थित थे और औपचारिक पोशाक पहने सुंदर महिलाओं को भोज में आते देखना बहुत सज्जनतापूर्ण माना जाता था, लेकिन ये दो सुंदरियां वास्तव में पैदल ही आई थीं। यह मनोरंजक है। वे सभी लोग इस मस्ती को देखकर आनंदित हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बुरा लगा और वे मदद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कपिल करोड़ों की लग्जरी कार चला रहा है तो उन्होंने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे या तो अमीर हैं या कुलीन हैं, और यहाँ तक कि मनोरंजन उद्योग की मशहूर हस्तियाँ भी उन्हें आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करतीं। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? मैंने तुम्हें कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया था और तुमने मुझसे, शर्मा परिवार के सबसे बड़े पोते कपिल से बात करने की हिम्मत नहीं की। कियान रुशुई ने फुसफुसाते हुए कहा, जियासु, क्या ये व्यक्ति तुम्हारी भाभी का परिवार नहीं है? वह इतना बुरा क्यों है? दिव्या ने दांत पीसते हुए कहा, शर्मा परिवार में बहुत कम लोग मेरे भाई का सच्चा ख्याल रखते हैं। मैं अपनी किस्मत बदलने और अपने भाई का समर्थन करने के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूं ताकि शर्मा परिवार में कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत न करे।
कियान रुशुई ने कहा, आपका भाई आसानी से 100 मिलियन का निवेश दे सकता है और शर्मा परिवार अभी भी उसे धमका सकता है। क्या शर्मा परिवार वास्तव में इतना अमीर है? दिव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। आखिरकार वे एक अमीर परिवार हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। मेरे भाई का सारा पैसा शर्मा परिवार से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं शर्मा परिवार को उसे धमकाने की इजाज़त नहीं दूंगी। कियान रुशुई ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि दिव्या अपनी सांस रोके हुए थी। वह बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली है। इसके अलावा उसके नाजुक रूप के नीचे उसका दिल कभी हार नहीं मानता। दिव्या और अन्य दो को अभी भी स्तब्ध देखकर कपिल ने हंसते हुए कहा, क्यों? मैंने तुम्हें कार में बैठने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या तुम सच में मुझे इतना नीचा समझते हो? थूकना। उसने मुंह भर लार थूक दी। सौभाग्य से दोनों बच गए, लेकिन उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। कपिल ने व्यंग्य किया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नज़र से देखने की? कपिल उन्होंने रोल्स रॉयस का दरवाज़ा थपथपाया और कहा, ये कार देखिए। यह मेरी रोल्स रॉयस है। जब ये पहली बार आई थी तो इसकी कीमत 8 मिलियन थी और अब ये 10 मिलियन में बिक गई है। दिव्या ने पूछा, आप अमीर हैं तो क्या हुआ? आप इतने घमंडी इसलिए हैं क्योंकि आपके पास एक लग्जरी कार है। हम कार में नहीं बैठना चाहते, क्या ये ठीक नहीं है? कपिल ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह संभव नहीं है। आपका भाई मेरा दामाद है, उसे मेरी बात माननी होगी और आपको भी मेरी बात माननी होगी। मत भूलना, तुमने मेरे शर्मा परिवार के पैसों से पढ़ाई की है। अगर हम तुम्हें पैसे नहीं देते तो तुम अब एक छोटे गैंगस्टर होते और वेश्यालय में गिर जाते। हाँ, शायद मैं तुम्हारा साथ देने जाता। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो वे बहुत गर्व महसूस करते हुए जोर से हंस पड़े। हान लियर पैसेंजर सीट पर बैठी थी, थोड़ी बदसूरत लग रही थी। वह बार बार कार से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन कपिल को नाराज करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह शर्मा परिवार का वैध पोता है, वह उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करती। दिव्या ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और एक ही थप्पड़ से रोल्स रॉयस को टुकड़े टुकड़े करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, आसमान में निजी विमान उतरने वाला है। उस विमान में लोग सवार हैं और वह हवा में ही रुका हुआ है। क्या वे बिना उतरे ही किसी को हवा में ही उतारने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही हर कोई हैरान था और कपिल ईर्ष्या से देख रहा था, विमान का दरवाजा खुल गया। ऊपर एक व्यक्ति था और वह नीचे कूद गया। वाह, ये तो उछल गया। 100 मीटर ऊंचा। क्या इसे किसी ने नीचे फेंका था? अगर वह गिर गया तो दूसरे दर्जे का विशेषज्ञ भी शायद उसके पैर तोड़ देगा, है ना? धमाका। वह आदमी नीचे गिर गया और दरवाजे पर एक बड़ा छेद हो गया। धुआं और धूल साफ हो गया। जब सबने देखा तो एक आदमी धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकल रहा था। दक्ष। कपिल ने इस व्यक्ति को पहचान लिया और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। हान लियर भी दंग रह गया। दिव्या और कियान रुशुई आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विमान से उतरने वाला व्यक्ति दक्ष था और उसने ऐसा इतने दबंग तरीके से किया। इतना अद्भुत। दक्ष उसके पास गया और दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे अंगूठा दिखाया, मेरी बहन बहुत सुंदर है। कियान रुशुई भी इधर उधर घूमे और बोले, भाई दक्ष, मेरा क्या होगा? दक्ष भी मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल उतनी ही सुंदर। इससे दोनों लड़कियां खुशी से मुस्कुरा उठीं। जब कपिल ने दक्ष को देखा तो उसका चेहरा क्रूर हो गया। पूर्वी उपनगरों के शानगु गांव में जो हुआ, उसे सोचकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे बुरी तरह पीटा गया और वह शर्मिंदा होकर भाग गया। अब वह अप्रत्याशित रूप से फिर से दक्ष से मिला और जब वह एक लग्जरी कार होने का दावा कर रहा था तो दक्ष वास्तव में एक निजी विमान में आया था। मुंह पर तमाचा। ये सचमुच शर्मनाक है। पीछे कतार में खड़े लोग भी दंग रह गए। क्या वह दक्ष है, शर्मा परिवार का बेकार दामाद? मैंने सुना है कि वह बहुत भाग्यशाली था और उसने पूर्वी उपनगरों में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपनी कमाई 3 गुनी कर ली। उसके पास अपना कोई पैसा नहीं है और उसने शर्मा परिवार के पैसों से जमीन खरीदी है। दरअसल वह शर्मा परिवार के लिए काम भी कर रहा है। हाँ, वह निजी जेट, क्या ये भी शर्मा परिवार का हो सकता है? कई लोग हंसे और दक्ष को गंभीरता से नहीं लिया। कपिल ने कुछ लोगों की बातचीत सुनी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दक्ष, क्या तुमने वह निजी जेट खरीदा है? दक्ष ने कहा, हाँ। कपिल ने व्यंग्य किया, अपनी नाक की ओर इशारा किया और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो कंगाल हो गए हो। वह निजी जेट जरूर शर्मा परिवार की दूसरी शाखा के सार्वजनिक धन से खरीदा गया होगा। वह निजी जेट असल में शर्मा परिवार का है, यानी मेरे पोते कपिल का। वह बहुत घमंडी और अहंकारी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दक्ष की कमजोरी ढूंढ ली हो। हान लियर बेहद बदसूरत भाव लिए खड़ी थी। जिस चेतन परिवार में उसने शरण ली थी वह जा चुका था और चू परिवार उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रकट की गई स्पष्ट जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि दक्ष बहुत ही भयानक है।
और वह जानती थी कि दक्ष वास्तव में बहुत बढ़िया था, कम से कम वह बहुत अमीर था और वह शर्मा परिवार पर निर्भर नहीं था। शर्मा परिवार की फार्मेसी भी जीवित रहने के लिए दक्ष के कनेक्शन, रिश्तों और पैसे पर निर्भर थी। शर्मा परिवार कितना गरीब है। शर्मा परिवार के सार्वजनिक खाते से वह निजी जेट कैसे खरीदा जा सकता है? ये घटिया चीज़ दक्ष की है। इसलिए जब उसने कपिल को गर्व से शेखी बघारते देखा तो वह वास्तव में बहुत शर्मिंदा हुई और उसे ऐसा लगा जैसे वह सुइयों पर बैठी हो। वह बहुत डरी हुई थी। दक्ष ने सोचा कि अगर उसने कपिल का पीछा करके उसे निशाना बनाया तो वह खत्म हो जाएगी। कपिल ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि निजी जेट मुझे सौंप दो और वापस चले जाओ। दक्ष ने हंसते हुए खरीद का बिल निकाला और शांति से कहा, मैंने ये निजी जेट खरीदा है। कपिल हैरान रह गया और फिर उसका चेहरा बदसूरत हो गया। तुमने वास्तव में इसे खरीदा? अरे, तुम्हारे पास पैसे कैसे थे? क्या ये तुम्हें उस बूढ़े ने दिया है? वह बहुत पक्षपाती है। यह मेरे शर्मा परिवार का है। दक्ष ने रोल्स रॉयस को फिर से थपथपाया, अंदर पहुंचा और ग्रिड में इधर उधर टटोला। कपिल गुस्से में था। दक्ष, यह मेरी रोल्स रॉयस है, तुम इसे छूने के लायक नहीं हो। अभी। दक्ष ने कार से ड्राइविंग लाइसेंस, खरीद चालान और खरीद अनुबंध निकाला और उन्हें सीधे कपिल के चेहरे पर फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो? अपनी दक्ष के साथ तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो? कपिल गुस्से से लाल हो गया। उसने कागजात, कॉन्ट्रैक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीज़ें उठाईं और उन्हें लापरवाही से पलटने लगा। तभी उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह बहुत हैरान हो गया। इसमें हर जगह तुम्हारा नाम क्यों है, दक्ष? दक्ष की अभिव्यक्ति शांत थी जब उसने कहा, क्योंकि यह मेरी कार है। उसकी गाड़ी। कपिल हैरान रह गया। हानलियर हक्का बक्का रह गया। दिव्या और कियान रुशुई ने अविश्वास में अपने मुंह ढक लिए। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड की आंखों में उदासी थी। पीछे कतार में खड़े सभी लोग अचंभित रह गए। दक्ष की कार, निजी जेट उसका है और कार भी उसकी है। कपिल गंभीर दिख रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन दस्तावेजों पर नाम दक्ष का था। उन्होंने ये भी देखा कि ट्रांसफर खाते का नाम शर्मा परिवार का सार्वजनिक खाता नहीं था, बल्कि एक निजी खाता था। भले ही ये दक्ष का पैसा हो, रितिका का पैसा हो या बूढ़े आदमी का पैसा हो, कम से कम ये शर्मा परिवार के सार्वजनिक खाते का हिस्सा नहीं था। कपिल को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कपिल का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचा जब वह इस कार को दिखाने के लिए चला रहा था, यहाँ तक कि पूर्वी उपनगरों में शांगू गांव में भी और दक्ष के सामने भी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कार उनकी है और दक्ष उसे चलाने में सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय दक्ष ने अपने दिल में उसे अनगिनत बार बेवकूफ़ कहा होगा। ये सोचकर उसे और भी अधिक शर्म और क्रोध महसूस हुआ तथा वह दुख और आक्रोश से भर गया। घृणित, बहुत शर्मनाक, टकराना। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया, कपिल के चेहरे पर 2 बार थपथपाया और कहा, कार से बाहर निकलो। मैं तुम्हें ये कार उधार नहीं दूंगा। कपिल गुस्से में था, फिर भी उसकी आंखों में विनती का भाव था। हानलियर और इतने सारे सेलिब्रिटीज के सामने उसे थप्पड़ मारा गया और कार से बाहर धकेल दिया गया। मिस्टर जी का चेहरा कहाँ होगा? दक्ष, हम सब शर्मा परिवार से हैं। अगर मैं, वैद पोता, अपनी प्रतिष्ठा खो देता हूं तो आपके दामाद के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा खोना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा दूर मत जाओ, कपिल धीमी आवाज में चिल्लाया। दक्ष ने हंसते हुए कहा, बाह, कार से बाहर निकलो। उसने कपिल के चेहरे पर थूका और उसे डांटा। कपिल गुस्से में था और सार्वजनिक रूप से लड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि वहां कितने लोग हैं तो अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ गई तो वह अपना चेहरा खो देगा। ठीक है, ठीक है दक्ष, ये याद रखना, जैसे ही हम रिजॉर्ट पहुंचेंगे मैं शर्मा परिवार की ओर से पैसे और ज़रूरी सामान दान कर दूंगा। समय आने पर मुझे तुम्हें शर्मिंदा मत करने देना। इसके अलावा शर्मा परिवार के शेयरधारकों की बैठक कुछ ही दिनों में होने वाली है। मैं भी एक शेयरधारक हूं और मैं आपके शर्मा परिवार की दूसरी शाखा को निचोड़ने जा रहा हूं। दक्ष हंसा और कार का दरवाज़ा खोला, बाहर निकलो। कपिल इतना शर्मिंदा और क्रोधित था कि वह सीधे कार से बाहर निकल गया, फिर हानलियर को देखा और कहा, चलो चलें। हानलियर एक पल के लिए हिचकिचाए और दक्ष को विनती भरी नज़रों से देखा, लेकिन दक्ष उदासीन दिखी, इसलिए उसे कार से बाहर निकलना पड़ा और कपिल का पीछा करना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वह पीछे मुड़ी और धीमी आवाज़ में विनती की, मिस्टर दक्ष, मेरा आपको नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपना तरीका बदल लिया है। कृपया मुझे दोष मत दीजिए। लेकिन दक्ष ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हानलियर केवल कपिल का पीछा करते हुए रिजॉर्ट में चला गया। फिर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कार की छत थपथपाए और कहा, जियाओशुई, कार में बैठ जाओ। तुम गाड़ी चला सकते हो, है ना? दिव्या और कियान रुशुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे सुखद आश्चर्यचकित हुए और जल्दी से सिर हिला दिया। मैंने पहले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद से मैंने कार नहीं चलाई है। दिव्या और अन्य लोगों ने जल्दी से कहा। वे सब थोड़े शर्मिंदा थे। वे अभी भी पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके पास कार खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे?
दक्ष मुस्कुराए और बोली, जियासु तुम गाड़ी चलाओ, जियाओशुई तुम यात्री सीट पर बैठो। तुम अपनी इच्छानुसार गाड़ी चला सकते हो। दिव्या का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, भाई अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया तो क्या होगा? मैंने पहले कभी इसे नहीं चलाया है। दक्ष ने कहा, ये बस एक टूटी हुई कार है। अगर यह क्षतिग्रस्त है तो इसका बीमा है। अगर यह इससे ज्यादा क्षतिग्रस्त है तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कारें खरीद लूंगा। दोनों लड़कियों के चेहरे तुरंत लाल हो गए और वे बहुत उत्साहित होकर जल्दी से कार में बैठ गईं। कियान रुशुई भी चिल्लाई, धन्यवाद भाई दक्ष। जियासुए कृपया जल्दी से कार खोलो, अब मेरी बारी होगी। दोनों सीधे गाड़ी लेकर अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद वे अचानक जाग गए, मेरा भाई अभी तक कार में नहीं बैठा है। दक्ष दरवाजे पर खड़ा था, उसका हाथ अभी भी दरवाजा खोलने की मुद्रा में था, उसका चेहरा भावशून्य था। हे भगवान, मैं अभी तक कार में भी नहीं बैठा हूँ। वह अवाक रह गया, उसके पास आसमान में 100 मीटर ऊपर उड़ते निजी विमान को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब हर कोई सोच रहा था कि दक्ष क्या करने जा रहा है, तो उन्होंने उसे अपने पैर पटकते हुए और 100 मीटर ऊंचे एक निजी विमान पर कूदते हुए देखा। क्या बकवास है, यह एक राक्षस है। हर कोई अचंभित था। दक्ष विमान में वापस आ गया और कियारा भयभीत हो गया। गुरुजी, आपने मुझे इस विमान में अकेला छोड़ दिया। अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो आप एक सुंदर शिष्य खो देंगे। दक्ष ने शांति से कहा, चिंता मत करो, ये ऑटो पायलट पर है, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने विमान चलाया, अंदर गया और पार्किंग की जगह ढूंढकर उसे पार्क कर दिया। विमान से उतरने के बाद दोनों सीधे रिजॉर्ट के फ्लावर सी होटल में चले गए। ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा है और इसमें कई लोग रह सकते हैं। इस बार सैकड़ों मशहूर हस्तियां यहां आईं और उनमें से 200 से ज्यादा की कुल संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। 100 से अधिक सेलिब्रिटी भी आए। इसे सितारों से भरा और ईर्ष्यापूर्ण कहा जा सकता है। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी अच्छी जगह पर रात बिताते हैं। दक्ष और दूसरे व्यक्ति ने सीधे कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया और उन्हें देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। पुरुष सुंदर हैं और महिलाएं सुंदर हैं। क्या वे एक जोड़ी हो सकते हैं? हालांकि कियारा इतनी पहचानने योग्य थी कि उसे जल्दी से पहचान लिया गया और फिर ब्लॉक कर दिया गया। कुछ मशहूर हस्तियों के अलावा कुछ मीडिया भी फ्लावर सी रिजॉर्ट में आ सकते हैं और वे पहले ही आ चुके हैं। जब उन्हें कियारा मिला तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे रोक दिया और उसे पास नहीं होने दिया और सीधे साक्षात्कार शुरू कर दिया। दक्ष बहुत कृतघ्न था और उसने उसे सीधे त्याग दिया। अकेले होटल में घूमते हुए मैंने पाया कि लॉबी बहुत विशाल थी, बगीचे से जुड़ी हुई थी और बगीचे में कई खुले स्विमिंग पूल थे। वह सीधे स्विमिंग पूल में गया और वहां सचमुच बहुत सारे सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं और वे सभी जीवन का आनंद ले रहे थे। जब दक्ष पेशाब करने वाला था तो उसने एक परिचित को देखा। वो परिवार के 9वें स्वामी वु त्यानलिंग। इस आदमी ने दक्ष द्वारा हिमन परिवार को नष्ट करने के बाद उससे 2 बिलियन छीन लिए। ये 2 बिलियन रुपए था जो दक्ष के लिए 2 रायपुर खरीदने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसने इसे पूरा निगल लिया। इतना ही नहीं, ली चुनफेंग की जांच के बाद वु त्यानलिंग को दक्ष की हत्या करने के लिए एक हत्यारा संगठन भी मिल गया। जब दुश्मन आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे से विशेष रूप से ईर्ष्या करते हैं। वु त्यानलिंग वो परिवार में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं क्योंकि वे बहुत अमीर हैं। उनके द्वारा नियंत्रित व्यक्तिगत धन वो परिवार की अरबों की संपत्ति वाले तरल धन से भी अधिक है। वो परिवार में वह इतना शक्तिशाली है कि परिवार के मुखिया को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ता है। आजकल दोनों तरफ लड़कियां होना स्वाभाविक रूप से आसान बात है। वह हर किसी की खोज का आनंद लेता है और कोमलता की भूमि रखता है। उसके आसपास के लोग उसकी चापलूसी करने के लिए कतार में खड़े थे और वह तो बस 2 सुंदरियों को मकान मालिक बनाने की योजना बना रहा था। अचानक वु त्यानलिंग को सहज ही अपनी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस हुई। टकराना। वु त्यानलिंग के पीछे एक आदमी ने अपना पैर उठाया और सीधे उसके नितंब पर लात मारी। उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया और वह स्विमिंग पूल में गिर गया। हर कोई अचंभित था। कौन है भाई, इतना अहंकारी? कौन है ये? मुझ पर चुपके से हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वु त्यानलिंग ने पूल में संघर्ष किया, फिर दहाड़ा और चिल्लाया। आसपास के सभी लोगों ने देखा और उनके चेहरे एकदम बदल गए। कोई फौरन वु त्यानलिंग को बचाने के लिए कूदा, लेकिन उसने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। वह दहाड़ा और भीड़ की ओर देखने लगा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ छल करने की हिम्मत किसने की है। तुरंत ही लोगों के एक समूह ने दक्ष को घेर लिया। मास्टर जियू, ये वह व्यक्ति है। मैंने देखा, ये वही था जिसने मास्टर जियू को नीचे गिराया था। यह आदमी कौन है? सभी लोग दक्ष को घूर रहे थे और कुछ की आंखों में तो खुशी भी थी। मास्टर जियू की कृपा पाने का यह अच्छा मौका है। अगर हम इस व्यक्ति को पकड़ लें तो मास्टर जियू हमें इनाम दे सकते हैं। जियू ये द्वारा गले लगाई गई 2 महिलाएं दक्ष को देखकर अवाक रह गईं। इतना सुंदर, युवा और सुंदर हुआंग शेन से 100 गुना अधिक सुंदर। जब अन्य महिलाओं ने दक्ष को देखा तो वे भी चलने में असमर्थ थीं।
इतना सुंदर। प्रकाश की मदद से उन लोगों ने भी दक्ष को स्पष्ट रूप से देखा और फिर उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए। ओह नहीं, इतना सुंदर, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। दुनिया में इतना सुंदर आदमी कैसे हो सकता है? लेकिन सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। उसने वो परिवार के 9वें गुरु के साथ छल करने की हिम्मत की। वह तो बस मौत चाहता है। कई अन्य लोगों ने दक्ष को घेर लिया और उसका उपहास करने लगे। लड़के, तुमने मास्टर जीव के साथ छल करने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जरा रुको और देखो, मास्टर जीव गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें पूल में डुबो देगा और कोई भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर सबने जीव ये की ओर देखा, लेकिन देखा, वो त्यानलिंग हक्का बक्का रह गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह दक्ष को बेवकूफ़ी से घूरता रहा, उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से सदमे में बदल गई और फिर डर में। मित्तल मित्तल मित्तल, दक्ष दक्ष। एक पल के लिए तो सब लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में कहीं सुना हो। ऐसा लगता है कि जियांगई शहर में सबसे बेकार दामाद, शर्मा परिवार का दामाद, दक्ष कहलाता है। क्या ये वह हो सकता है? एक पल के लिए सभी लोग दंग रह गए, फिर दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और आखिरकार किसी ने उसे पहचान लिया। तो ये दक्ष है, शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद। उसने मास्टर जीव को चिढ़ाने की हिम्मत कैसे की? एक युवक बाहर आया, उसने उपहास किया, दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और वह बहुत घमंडी था। जब सभी ने इस युवक को देखा तो वे भी चौंक गए और साथ ही उन्होंने अपना सिर हिलाया और दक्ष के लिए आह भरी। ये हुआंग पिंग है, प्रसिद्ध स्टार हुआंग शेन का छोटा भाई। वह अभी भी कला विद्यालय में है और हुआंग शेन के साथ यहाँ आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मास्टर जीव के लिए खड़े होने की पहल करेगा। बेशक यह अफवाह चल रही है कि हुआंग पिंग वो परिवार को एक फिल्म में निवेश करने के लिए राजी करने की योजना बना रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मास्टर जीव को खुश करना चाहता है। हुआंग शेन के समर्थन से हुआंग पिंग रिजॉर्ट में बेक ऑफ होकर काम कर सकता है। जब तक दक्ष शर्मा परिवार का बेटा न हो, हुआंग पिंग वास्तव में उसे सिर्फ दामाद के रूप में नहीं देखता। हर कोई कानाफूसी कर रहा था और उन सभी को लग रहा था कि दक्ष मुसीबत में पड़ सकता है। भीड़ की प्रशंसा देखकर हुआंग पिंग गर्व से मुस्कुराया। उसने दक्ष को ठंडेपन से देखा और कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम घुटने टेक कर मास्टर जीव से माफी मांगो, वरना मैं किसी को तुम्हें स्विमिंग पूल में डुबाने के लिए भेज दूंगा। ये कहने के बाद वह बहुत गर्वित हुआ। चूंकि मैं इस तरह से मास्टर जीव के लिए खड़ा हूं, तो उन्हें प्रभावित होना चाहिए और मेरे फिल्मांकन में निवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, मैं सच में बहुत होशियार और बहुत खुशकिस्मत हूं कि इस मौके का फ़ायदा उठा पाऊंगा। हाँ, और ये शख्स तो शर्मा परिवार का दामाद है। उस पर पैर रखना एक अद्भुत एहसास है, बहुत अच्छा लगता है। दक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, हस्तक्षेप करना बंद करो और बाहर निकल जाओ। धमाका। हर कोई हैरान था। किसी ने नहीं सोचा था कि दक्ष इतना घमंडी होगा और हुआंग पिंग को दफा हो जाने को कहने की हिम्मत करेगा। वह सिर्फ शर्मा परिवार का दामाद था, जबकि हुआंग पिंग हुआंग शेन का छोटा भाई था और हुआंग शेन हाल ही में एक लोकप्रिय लिस्ट स्टार था। इतना ही नहीं, हुआंग परिवार के पास कुछ अतिरिक्त संपत्ति भी है। शर्मा परिवार आंतरिक और बाह्य परेशानियों से जूझ रहा है, इसलिए वे कभी भी एक दामाद के लिए किसी प्रभावशाली सेलिब्रिटी को नाराज नहीं करेंगे। क्या दक्ष पागल है? शर्मा परिवार पहले से ही कठिन समय से गुजर रहा था और अब वे शर्मा परिवार में नफरत ला रहे हैं। हुआंग पिंग को भी लगा कि उसने गलत सुना है। उसने अपने कान खुजाए और कहा, तुमने क्या कहा? तुमने मुझे बाहर जाने के लिए कहा था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? वह गुस्से से हंसने लगा और उसके आसपास के लोग भी हंसने लगे। लेकिन मुस्कान डरावनी है। उन्होंने यह नहीं देखा कि दक्ष को देखने के बाद स्विमिंग पूल में वो त्यानलिंग इतना डर गया था कि वह कांप रहा था और उसने पूल में पेशाब भी कर दिया था। दक्ष ने कहा, शर्मा परिवार तुम्हारे भाई को किसी उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए कहने की योजना बना रहा है, इसलिए मैं उसे कुछ सम्मान दूंगा। अगर तुम अभी बाहर निकल जाओ तो मैं तुम्हें इस बार बख्श सकता हूँ। हुआंग पिंग जोर से हंस पड़ा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। आपका शर्मा परिवार पहले से ही आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना कर रहा है, फिर भी आप इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। और आप मेरे भाई को अपना प्रवक्ता बनने के लिए भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे उकसाया तो मैं अपने भाई की ओर से आपको सीधे खारिज कर दूंगा। और मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगो। तुमने न केवल मास्टर जीव को बल्कि मुझे भी नाराज़ किया है। वह अत्यंत अहंकारी और घमंडी था। उसकी आंखें तीक्ष्णता से भरी हैं। शर्मा परिवार का ये दामाद तो बस मौत को दावत दे रहा है। मैं इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि यहाँ की सारी हसीनाओं को लूट सकूं। वह जानता था कि शर्मा परिवार शक्तिशाली है, लेकिन वे निश्चित रूप से सिर्फ दामाद के लिए उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएंगे। उसके आसपास के लोग भी समझ गए, इसीलिए उन्होंने सोचा कि दक्ष बहुत घमंडी है, वह मौत को दावत दे रहा है,
वह हुआन पिंग को क्यों अपमानित करेगा जब इतने सारे लोग हैं जिन्हें वह अपमानित कर सकता है। दक्ष ने हंसते हुए पूल में वू तियानलिंग को देखा और कहा, वू तियानलिंग, क्या तुम उससे मदद मांगने की योजना बना रहे हो? वू तियानलिंग इतना डर गया कि वह हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं। हुआन पिंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या तुमने सुना? बिल्कुल सही, वह वो परिवार के 9वें गुरु हैं। इतने सारे लोग उनके जूते उठाने की होड़ में हैं। वो परिवार भी ऐसा ही है जिसे शर्मा परिवार अपमानित नहीं कर सकता। जियो ये भी तुम्हारी तरह ही एक असफल व्यक्ति है, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसे तुम छू भी नहीं सकते। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें तो मृत्यु शब्द का उच्चारण भी नहीं पता। बैंग बैंग बैंग, उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मेरे लिए हुआन पिंग मास्टर जियो के लिए काम करना सम्मान की बात है। और तुम्हारे लिए दक्ष मेरे द्वारा कुचले जाना, हुआन पिंग और मेरे सामने झुकना, यही वह आशीर्वाद है जिसे तुमने 3 जन्मों से अर्जित किया है। घुटने टेको और प्रणाम करो। वह अपनी उत्कृष्ट कृति से अत्यंत गौरवान्वित और संतुष्ट था। वह बिना कुछ कहे जियुगी की चापलूसी करता था और हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहता था। ये तो पहले से ही कई लोगों से बेहतर था। क्या आप नहीं देखते कि बाकी सभी लोग परेशान दिख रहे हैं? आशा के अनुसार बाकी सभी लोग पश्चाताप से भरे हुए थे और मन ही मन खुद को दोषी मान रहे थे कि हम एक कदम भी धीमे हो गए, जिससे हुआन पिंग पहले पहुंच गया और उसकी चापलूसी करने का सबसे अच्छा अवसर चूक गया। वो तियानलिंग घबरा गया। वह पानी से बाहर कूद गया और कांपते हुए स्विमिंग पूल के पास खड़ा हो गया। हुआन पिंग ने तुरंत अंगूठा दिखाया और कहा, 9वां मास्टर है। वह स्विमिंग पूल से पानी से निकलते हुए ड्रैगन की तरह उड़ गया। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो तियानलिंग हैरान और क्रोधित हो गया और चिल्लाया, घुटने टेक दो। हुआन पिंग की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत दक्ष की ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्या तुमने सुना? जियू ये ने भी तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा था। टकराना। इस समय वो तियानलिंग ने हुआन पिंग के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए कह रहा हूँ। टकराना। एक थप्पड़ से हुआन पिंग का सिर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। थप्पड़ खाने के बाद वह स्तब्ध रह गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। बाकी सभी लोग भी अचंभित थे। जियू ये, क्या तुम पागल हो? हुआन पिंग हुआन शेन का सगा भाई है और वह अपने मालिक जियू की मदद कर रहा है। वह उसका नौकर है, तो फिर वह अचानक अपने ही लोगों पर हमला क्यों करेगा? हर कोई कांप रहा था और चकित दिख रहा था। मुझे नहीं पता, मास्टर वू तियानलिंग जियू, आप किस बात के दीवाने हैं? हुआन पिंग भी हैरान था और फिर जियू ये को देखा, दुखी होकर, जियू ये, मैं तुम्हारा गुर्गा हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? टकराना। बैंग बैंग। अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता तो ठीक होता, लेकिन ऐसा करने के बाद मास्टर वू तियानलिंग जियू ने उसे सीधे लात मारी और तब तक लात मारते रहे जब तक हुआन पिंग ने दया की भीख नहीं मांगी। तुम कूड़े के टुकड़े हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो और मेरे पक्ष में खड़े हो रहे हो। क्या तुम कल मेरे अंतिम संस्कार में आओगे? वह पागलों की तरह दहाड़ता रहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए और वे मरने की कामना करने लगे। जियू ये, क्या तुम पागल हो? हुआन पिंग दया की भीख मांगता रहा, 9वें मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे दूसरे लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहिए था। कृपया मुझे मारना बंद करो। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मेरा भाई मुझे पहचान नहीं पाएगा। वो तियानलिंग का चेहरा ठंडा था। उसने हुआन पिंग के चेहरे पर थूका और फिर दक्ष को देखा। राजत्व की आभा एक क्षण में गायब हो गई और उसकी जगह कांपना और अत्यंत दयनीय स्थिति आ गई। हर कोई देख रहा था और सोच रहा था कि मास्टर वू तियानलिंग जियू व्यक्तिगत रूप से दक्ष से निपटने की योजना बना रहे थे और हुआन पिंग को उनके मामलों में दखल देने और सुर्खियां चुराने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है, नहीं। धमाका। जब हर कोई उलझन में था, मास्टर वू तियानलिंग जियू वास्तव में जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने दक्ष को 3 बार प्रणाम किया, फिर अपना सिर उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसे पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हर कोई हैरान था। मास्टर जियू, आप? हुआन पिंग और भी अधिक स्तब्ध था। उसकी आंखें खाली और भयभीत थीं। उसकी आंखें भय से भर गईं और उसने भयभीत होकर कहा, मास्टर जियू, आप शर्मा परिवार के एकमात्र दामाद के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? टकराना। जियू ये ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, चुप रहो, एक मामूली दामाद। क्या तुम मिस्टर दक्ष को नीचा दिखाने के लायक हो? वह सचमुच डरा हुआ और भयभीत था। इन दिनों जब भी वह दक्ष द्वारा पूरे हिमन परिवार का वध करने के बारे में सोचता तो वह भयभीत हो जाता। वह दक्ष को मारने के तरीके खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उन्हें अग्नि राजा मिला और वे दक्ष को मारने गए तो अग्नि राजा मर चुका था। वह और भी अधिक डर गया। उसके बाद जब भी वह दक्ष के बारे में खबर सुनता तो वह कांप उठता। जब तक चेतन परिवार ने दक्ष को भोज पर आमंत्रित नहीं किया तब तक उसने सोचा कि चेतन परिवार का होंगमेन भोज दक्ष को मार सकता है। परिणाम, चेतन परिवार चला गया।
चेंजियाशान चला गया। दक्ष सुरक्षित और स्वस्थ है। सभी ने सोचा कि दक्ष भाग्यशाली था और चेतन परिवार ने एक मजबूत आदमी को उकसाया और अपना विनाश स्वयं किया। हालांकि केवल वू तियानलिंग ही समझ पाया कि दक्ष सिर्फ भाग्यशाली नहीं था, उसने व्यक्तिगत रूप से चेतन परिवार को नष्ट कर दिया था। उन्होंने वो परिवार के शीर्ष प्रबंधन को भी बताया था, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह डर से कांप रहा था। उसके हाथ में हिमन परिवार की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 1.8 बिलियन रुपए थे, लेकिन उसने एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं की। वो परिवार जानता था कि वह अमीर है और उससे परिवार के लिए कुछ दान करने को कहा, लेकिन उसने उसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह दूसरों के सामने तो आकर्षक लग रहा था, लेकिन असल में वो परिवार में वह कष्ट झेल रहा था। अब जब उसने दक्ष को देखा तो वह डर के मारे मर गया। वह इतना डर गया कि उसे लगभग पित्त की उल्टी हो गई और वह जल्दी से घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगा। मित्तल मित्तल मित्तल, श्रीमान मित्तल, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मैं बेशर्म हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह खुद को थप्पड़ मारता रहा, जिससे सभी डर गए। हुआंग पिंग इतना डर गया कि लगभग पेशाब ही कर बैठा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अगर दक्ष वू तियानलिंग को वश में कर सकता है तो उसे मार भी सकता है, और हुआंग परिवार उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उनके बड़े भाई हुआंग शेन, जो एकमात्र सेलिब्रिटी थे, उनकी रक्षा नहीं कर सके। सब खत्म हो गया। हुआंग पिंग इतना डर गया कि उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बेहोश हो गया। बाकी लोग भी डर गए। लड़कियां पीली पड़ गईं और लड़के घुटने टेक कर डर गए। दक्ष तो बस एक दामाद है। वो तियानलिंग वो परिवार के 9वें गुरु हैं, लेकिन वो दक्ष के सामने घुटने टेक कर झुककर दया की भीख मांगना चाहता था, यहाँ तक कि खुद के मुंह पर थप्पड़ भी मारना चाहता था। क्या वो पागल है? दक्ष ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, मेरा पैसा कहाँ है? वो तियानलिंग कांप उठा, विनम्रता से एक कार्ड निकाला और उदास चेहरे के साथ कहा, 1800 मिलियन, एक पैसा भी नहीं छुआ। 1.8 बिलियन। सब लोग हैरान थे, उनकी आंखें लाल थीं। ये 1.8 अरब रुपए है। कई लोग तो होंठ चाट कर इसे हथियाना चाहते थे। आखिरकार कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि लूट सके। दक्ष ने कार्ड लिया और कहा, यह स्पष्ट रूप से 2 बिलियन है, फिर यह 1.8 बिलियन क्यों है? वो तियानलिंग ने विनती की, श्रीमान मित्तल, ये छूट पर बेचा गया है, तो इसकी कीमत वास्तव में 2 बिलियन कैसे हो सकती है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं हाँ कहूंगी तो यह वहां होगा, अगर नहीं तो आप इसे स्वयं ही खोज लेंगे। ये कहने के बाद वह मुड़कर चला गया और उदास स्वर में बोला, मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हैं कि मैं वो परिवार के पास व्यक्तिगत रूप से जाऊं, है ना? वो तियानलिंग भयभीत हो गया और बार बार झुककर कहने लगा, नहीं नहीं मिस्टर दक्ष, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपके 2 बिलियन का भुगतान कर दूंगा। हर कोई हैरान था। क्या वो परिवार के 9वें मास्टर को दक्ष द्वारा ब्लैकमेल और धमकी दी जा रही है? वो तियानलिंग एक अप्रिय भाव लिए खड़ा हुआ और तेजी से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर भौहें थीं। दक्ष के लिए 20 करोड़ कहाँ से लाएगा? आयोजन स्थल के अंदर दक्ष ने कार्ड से खेलते हुए उसे सीधे अपने मोबाइल फोन से जोड़ लिया। कार्ड के पीछे एक पासवर्ड था, इसलिए उसने पैसे सीधे अपने कार्ड में ट्रांसफर कर लिए। हाँ, ये तो धंधा है, लूटकर पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है। दक्ष को तो ये भी उम्मीद थी कि कोई आएगा और उसे जल्द से जल्द उकसाएगा ताकि वह एक और भाग्य बना सके। इस तरह वह 1 ट्रिलियन कमाने के अपने छोटे लक्ष्य को जल्दी से हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। भाई दक्ष, यह अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। हालात खराब हैं। जियासुए को रोक दिया गया और उसे पीने के लिए मजबूर किया गया। जब कियान रुशुई ने दक्ष को देखा तो उसे लगा जैसे उसे एक उद्धारकर्ता मिल गया है और वह जल्दी से आगे बढ़कर कहने लगी। दक्ष तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा शूरा जैसा सुंदर था। उसे कियान रुशुई के नेतृत्व की जरूरत नहीं थी, उसे पहले से ही पता था कि दुर्घटना कहाँ हुई थी। जल्दी से चलो। कियान रुशुई ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे समझाया। जियासु और मैं रेस्टोरेंट पहुंचे और हुआंग शेन और कुछ मशहूर हस्तियों से मिले। हम ऑटोग्राफ मांगने गए, लेकिन उन्होंने हमें रोक लिया और हमें ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। जियासु, मुझे उनसे बचाव करने में मदद करो ताकि मैं बाहर भागकर तुमसे मदद मांग सकूं। दक्ष बिना कुछ कहे रेस्तरां में आ गया। बुफे रेस्तरां जल्द ही मशहूर हस्तियों और सितारों के लिए भोजन करने का स्थान बन जाएगा। इस समय कोने में पहले से ही लोगों की एक मेज खाना खा रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि ए लिस्ट स्टार हुआंग शेन, उनकी टीम और 2 बी लिस्ट स्टार थे जो पहले उनके साथ एक ही ग्रुप में थे, झांग यांग और हानलू। 7 या 8 लोगों ने दिव्या को घेर लिया और उसे जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वहां कुछ लोग थे जो इस मस्ती को देख रहे थे और जयकार भी कर रहे थे। हुआंग शेन ने अपने बाल पीले रंग में रंगे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने शराब का गिलास उठाया और दिव्या के सामने रख दिया। वह मुस्कुराया, क्या तुम मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? तुम्हें ये वाइन का गिलास पीना ही होगा। यह मैं हूँ, हुआंग शेन, जिसने ऐसा कहा है। हाँ,
हाँ, ठीक है, इसे जल्दी से पी लो और हुआंग शेन को नाराज मत करो, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। सभी लोग शोर मचाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हुआंग शेन ने शराब का गिलास दिव्या के मुंह में थमा दिया। उसके मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। आप जिस महिला को चाहते हैं उसे पाने में आप कभी असफल नहीं हो सकते। ये लड़की बहुत खूबसूरत है और अभी भी कॉलेज की छात्रा है। इसके अलावा वह मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की योजना बना रही है। हे, उसे बस मिल गया। आसपास के लोग हंगामा कर रहे थे। हुआंग शेन की मेज पर 7-8 लोग थे, जिनमें से 2 उसके पिछले डेब्यू ग्रुप से थे और अब वे सब दूसरे दर्जे के स्टार आइडल बन गए हैं। ये बहुत चर्चित है। यदि वे कैमरे की नज़र में होते तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते। लेकिन यहाँ कोई कैमरा नहीं है और सब लोग एक ही घेरे में हैं। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आसपास की मेज़ों पर बिखरे मेहमान हुआंग शेन को दोष नहीं दे रहे थे, बल्कि बस मजाक देख रहे थे। उन्होंने ऐसा नज़ारा कई बार देखा था। बात बस इतनी है कि दिव्या जैसी अछूत महिलाएं दुर्लभ हैं। हुआंग शेन रोज़ाना मिलने वाली किसी भी महिला को टोस्ट करता हो, चाहे वो उसकी प्रशंसक हो या नहीं। असल में अगर वो उसे एक ग्लास वाइन ऑफर करता है तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बस जाकर एक कमरा ले सकती है, साफ सुथरी हो सकती है और शाम को उसका इंतज़ार कर सकती है। इसीलिए हुआंग शेन और अन्य लोग बहुत आश्वस्त हैं और दिव्या पर उनकी नज़र है। दिव्या का चेहरा बहुत लाल था, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और साथ ही थोड़ी डरी हुई भी थी। हालांकि उसकी छिपी हुई शक्ति बहुत प्रबल है, फिर भी वह अभी भी एक युवा लड़की है जिसने दुनिया का ज़्यादा अनुभव नहीं किया है। उसने मनोरंजन जगत के अंधकार के बारे में सुना है, लेकिन अप्रत्याशित, कितना अंधेरा। वह अचानक थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर उसने सोचा शायद केवल इस व्यवसाय से ही जल्दी पैसा कमाया जा सकता है और बिना किसी शक्ति के भी कोई व्यक्ति अपने प्रभाव पर भरोसा करके बड़े लोगों को उससे डरा सकता है। वह दक्ष की समर्थक बनना चाहती थी और शर्मा परिवार का ध्यान दक्ष की ओर आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए उसने इस कार्य को जारी रखने की योजना बनाई। केवल वह शराब का ये गिलास नहीं पिएगी। मुझे खेद है। बहुत खूब। मित्तल यंगशुए अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। हुआंग शेन की मुस्कान तुरंत बदल गई। उसने उसके मुंह में लाई गई शराब सीधे उसके चेहरे पर उड़ेल दी। कुछ शराब उसकी नाक में भी चली गई और कुछ उसकी पोशाक पर भी गिर गई। दिव्या स्तब्ध रह गई। सब लोग भी दंग रह गए। केवल कोई भी हुआंग शेन को दोष नहीं देता। वह तो ये भी चिंतित था कि हुआंग शेन नाराज होकर चला जाएगा या उसे ये भी महसूस हुआ कि दिव्या अज्ञानी है। अगर आप मेरा टोस्ट स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए पीना होगा, हुआंग शेन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा और बिना कुछ कहे फिर से बैठ गया। आसपास के लोग क्रोध और ठंडक महसूस कर सकते थे। एक मोटी महिला, हुआंग शेन की सहायक, जिसके चेहरे पर झायां थीं, बहुत सुरक्षित लग रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ी, दिव्या को धक्का दिया और कहा, तुम औरत, तुम इतनी अज्ञानी कैसे हो सकती हो? मेरे गुरु हुआंग तुम्हें पीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और तुम पीने की हिम्मत नहीं करती। वह अब गुस्से में है, बेहतर होगा कि आप उसे दिलासा दें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। समूह के अन्य 2 सदस्य झांग यांग और हान लू ने भी कहा, हाँ, जल्दी करो और हुआंग शेन को मनाओ। तुम एक नवागंतुक, बहुत अज्ञानी हो। हम आपके वरिष्ठ हैं और आप अपने वरिष्ठों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अन्य लोगों ने भी दिव्या की ओर इशारा किया और कुछ ने तो अपना सिर हिलाकर उपहास भी किया। इस औरत का कोई भविष्य नहीं है। वह मूर्ख है। हाँ, उसका कोई भविष्य नहीं है। इस काम में उसने सीनियर्स को नाराज कर दिया है। हुआंग शेन हमारे मनोरंजन उद्योग में सबसे लोकप्रिय युवा स्टार और शीर्ष स्तर की सेलिब्रिटी हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपमानित करने की? मोटा सहायक क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि दिव्या हिली नहीं और अपनी पोशाक भी पोंछ रही थी। तुम अभी भी इसे क्यों पोंछ रही हो? ये ड्रेस बहुत भद्दी है, किसी सस्ते स्टॉल की लग रही है। तुमने इसे किराए पर लिया था, है ना? मोटे सहायक ने ठंडी आवाज में कहा, क्या मेरे मास्टर हुआंग एक ड्रेस जितने जरूरी नहीं हैं? दिव्या ने कहा, ये किराए का नहीं है। मेरे भाई और मैंने इसे खरीदा है। उसने इसे गंदा कर दिया है, इसलिए उसे मुझे मुआवजा देना चाहिए। हर कोई दंग रह गया। तुरंत उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से हंस पड़े। वे बेतहाशा हंसे और आसपास के लोगों ने भी ये देखा। इस स्थिति को देखकर मानो वे इसके आदी हो गए हों, वे इसे दिल पर न लेते हुए उदासीनता से मुस्कुरा दिए। झांग यांग और हान लू दोनों मुस्कुराए। वे दोनों लोकप्रिय युवा अभिनेता थे, बहुत प्रभावशाली थे और उनके प्रशंसक भी बहुत बड़े थे। ये सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और हंसा, तुम नौसिखिए बहुत मजाकिया हो, क्या तुम भाई शेन से मुआवजा मांग रहे हो? हान लू ने कहा, भाई शेन, जल्दी करो और उसे मुआवजे के रूप में एक पोशाक दो, हा। हुआंग शेन भी गुस्से से हंस पड़ा और क्रूरता से उपहास करने लगा। जब उसके आसपास के लोगों ने उसकी मुस्कुराहट देखी तो वे समझ गए कि वह गुस्से में है।
यदि हुआंग शेन मुस्कुराता रहे तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यदि उसका चेहरा क्रूर दिखे तो इसका मतलब होगा कि वह सचमुच गुस्से में है। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और वे सब उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वह अक्सर सेट पर क्रू को बुरा भला कहता है, इसलिए क्रू में हर कोई उसके मूड के अनुसार काम करता है। हुआंग शेन गुस्से में था और वहां मौजूद हर कोई थोड़ा डरा हुआ था। दिव्या ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ये सही है, आपने मेरी पोशाक पर दाग लगा दिया है, आपको मुझे मुआवजा देना होगा। ड्राई क्लीनिंग का शुल्क 300 है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गंभीरता से कहा। हर कोई दंग रह गया। मोटा सहायक हक्का बक्का रह गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह नवागंतुक इतना लापरवाह होगा और वह वास्तव में चाहती थी कि हुआंग शेन उसे मुआवजा दे। झांग यांग की आंखें भी सुस्त थीं। हान लू और भी हैरान था। आसपास के सभी लोग चुप थे। घटनास्थल पर माहौल अचानक भारी हो गया। हर किसी को लग रहा था कि तूफान आने वाला है। उन्होंने हुआंग शेन की ओर देखा और वास्तव में जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे अत्यंत क्रूर हो गए और फिर वे जोर से हंस पड़े। हालांकि मैं हंस रहा हूं। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने लंबा गिलास उठाया और खड़ा हो गया। सब लोग चौंक गए। झांग यांग, हान लू और अन्य सभी गंभीर दिखे और चुप रहे। झांग यांग ने कहा, भाई शेन, ये फ्लावर सी रिजॉर्ट है, कोई बड़ा उपद्रव मत करो, इसे भूल जाओ। टकराना। हुआंग शेन ने अपने पूर्व साथी को कोई सम्मान नहीं दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। झांग यांग ने अचानक बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल आहें भरकर और कड़वाहट से मुस्कुराकर रह गया। हान लू ने अपने होंठ चाटे और उसे मनाना चाहा, उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन हुआंग शेन को इतना पागल देखकर और उसे कोई भाव न देते हुए उसने उसे मनाने की हिम्मत नहीं की। मोटा सहायक उपहास करने लगा और उसके आसपास के सभी लोग गंभीर और चुप हो गए। वे जानते थे कि कुछ हिंसक घटना घटने वाली है। मित्तल यंगक्सुए ने अपना हाथ भी बढ़ाया। वे जानते थे कि हुआंग शेन के पिछले क्रूर व्यवहार को देखते हुए वह हाथ चला गया था। और जब उन्होंने देखा कि दिव्या इतनी सुंदर थी और अपनी पोशाक की इतनी परवाह करती थी और फिर हुआंग शेन को एक प्याला पकड़े देखा तो वे समझ गए कि उसका अंत हो गया है। तुम्हारा सुंदर चेहरा खरोंच दिया जाएगा। सुंदर पोशाक टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वह खत्म हो गई। टकराना। हुआंग शेन ने गंभीर मुस्कान के साथ लंबा गिलास तोड़ दिया। उसने कहा, पोशाक का मुआवजा 300। हाँ, आप इसे मुझे दे दीजिए। जब वह अपने हाथ में रखे प्याले के टूटे हुए कांच से दिव्या का हाथ काटने ही वाला था, बहुत दूर कियान रुशुई भयभीत था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह चीख पड़ी। सहज ही अपने बगल में दक्ष की ओर देखते हुए उसने देखा, आंकड़ा चला गया है। तुम्हें 300 चाहिए। मैं। हुआंग शेन का चेहरा ठंडा था और वह दिव्या की हथेली काटने के लिए कांच के टुकड़ों का उपयोग करने वाला था। अगला, उसने इससे भी अधिक क्रूर कार्य किया, वह था दिव्या के चेहरे को खरोंचना। उसकी पोशाक फाड़ दो और उसे सड़क पर फेंक दो। मुझे एक तस्वीर लेनी है और इसे ऑनलाइन पोस्ट करना है, ये कहते हुए कि यह एक पागल सासेंग प्रशंसक है। जब समय आएगा, अब समय आ गया है कि उसकी अनगिनत जल सेनाएं दिव्या को ढूंढें। सभी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। दिव्या, ये खत्म हो गया है। वे सभी हुआंग शेन की क्रूरता के बारे में जानते थे। दिव्या ने भौहें चढ़ाईं और हुआंग शेन को सबक सिखाने की योजना बनाई। वह कोई साधारण लड़की नहीं है। अचानक वह मुस्कुराए और कोई हरकत नहीं की। स्नैप। एक हाथ ने हुआंग शेन के हाथ को चुटकी काटी, जिससे प्याले का टूटा हुआ कांच दिव्या की हथेली के सामने 3 सेंटीमीटर दूर रुक गया। हर कोई दंग रह गया। हुआंग शेन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? सबसे पहले मोटी असिस्टेंट को गुस्सा आया। उसे सबसे ज्यादा हुआंग शेन का हिंसक रूप देखना पसंद था, जिससे वह बहुत खुश हुई। अब जब सबसे रोमांचक क्षण आने ही वाला था, किसी ने उसे रोक दिया। आपने तो हुआंग शेन का हाथ पकड़ने की भी हिम्मत की। अपना सिर उठाओ और उधर देखो। वह अचंभित रह गई। इतना सुंदर, इतना सुंदर। हुआंग शेन से 10,000 गुना अधिक सुंदर। उसका मोटा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। बाकी लोगों ने भी दक्ष को देखा, दंग रह गए और फिर इस आदमी के लिए खेद महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। ये व्यक्ति जिसने हुआंग शेन को रोकने की हिम्मत की, वह कितना चतुर है। हुआंग शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह खूंखार हो गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो उससे ज्यादा खूबसूरत थे। पहले मनोरंजन उद्योग में एक व्यक्ति था और जब उन्होंने उस व्यक्ति से संपर्क करना शुरू किया तो वह व्यक्ति पहले ही मनोरंजन उद्योग से सेवानिवृत्त हो चुका था, सिर्फ इसलिए कि वह विकृत हो गया है। हुआंग शेन का चेहरा उदास था। वह कोई साधारण ए लिस्ट सेलिब्रिटी नहीं था, बल्कि एक दोयम दर्जे का योद्धा था। वरना वह इस विश्वासघाती मनोरंजन उद्योग में कैसे टिक पाता। और वह जियांगन में हुआंग परिवार का बेटा है। जियांगन हुआंग परिवार का आकार पिछले शर्मा परिवार के समान ही है। दूसरे शब्दों में, धनी परिवारों में भी हुआंग शेन की स्थिति कपिल के समान स्तर पर है। वह गंभीर मुस्कान के साथ बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
वह अपना हाथ वापस खींचने वाला था और टूटे हुए कांच का उपयोग दक्ष के सुंदर चेहरे को खरोंचने के लिए करने वाला था। केवल एक बार खींचो, कोई वापसी नहीं। मैंने फिर से धूम्रपान किया, लेकिन फिर भी वह वापस नहीं आया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, तुम अपराध कर रहे हो। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आसपास के सभी लोग उपहास करने लगे। मोटा सहायक और बाकी लोग तो और भी ज्यादा क्रूर थे। वे जानते थे कि हुआंग शेन एक धनी परिवार का बेटा है, जिसकी शिक्षा दोयम दर्जे की है। यदि कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार उसकी कलाई पकड़ने का साहस करे तो खींचने पर उसका हाथ टूट जाएगा। हुआंग शेन की ताकत एक हाथी की सूंड तोड़ने के लिए पर्याप्त है। तथापि सभी बाहर जाओ। हवा में जमी हुई भुजा स्थिर रही, यहाँ तक कि हुआंग शेन को भी थोड़ा चक्कर आ रहा था और उसके हाथ में खून की कमी हो गई थी, जिससे उसका हाथ सुन्न हो गया और उसके मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। सभी को ये भी पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। मोटा सहायक चौंक गया और जल्दी से बोला, तुम कौन हो? उसे जाने दो। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम किसे अपमानित कर रहे हो? वह हुआंग शेन है, मनोरंजन उद्योग में एक लोकप्रिय व्यक्ति। वह फ्लावर सी चैरिटी डिनर के विशेष अतिथि भी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपमानित करने की? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी क्रोधित थी, और इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि दक्ष कोई बड़ी हस्ती थी। एक सहायक के रूप में काम करने की क्षमता के कारण उसकी दृष्टि और स्मरण शक्ति बहुत तेज है। वह मनोरंजन उद्योग और आसपास के धनी परिवारों के लोगों को याद रख सकती है और उन्हें पहचान सकती है। दक्ष, वह उसे नहीं जानती, यहाँ तक कि स्थानीय धनी और शक्तिशाली लोगों में से भी वह कुछ लोगों को जानती है। उसे यकीन था कि दक्ष निश्चित रूप से कोई स्थानीय धनी और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, और वह अधिक से अधिक 1 या 2 साल पहले ही उभरा था। हालांकि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 1 या 2 साल में क्या हासिल किया जा सकता है। आसपास के लोगों ने भी उसे डांटा, दक्ष को जाने दो, अन्यथा मैं कार्रवाई करूंगा। दिव्या ने जब दक्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। कियान रुशुई भी दौड़कर आए और दोनों लड़कियों ने हाथ पकड़ लिए, आश्चर्यचकित और खुश। भाई, भूल जाओ, उसे जाने दो। मुझे उससे ड्रेस के पैसे नहीं चाहिए, दिव्या ने जल्दी से कहा। उसे भी डर है कि कहीं कुछ हो न जाए। आखिरकार यहाँ बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं और हुआंग शेन का दर्जा कपिल के बराबर है। वह यहाँ एक विशेष अतिथि भी हैं। उनकी स्थिति और पद ऐसा नहीं है जिसे दक्ष ठेस पहुंचा सके। पहले तो वह बहुत क्रोधित हुई जब शराब के छींटे उसके चेहरे पर पड़े, और जब दक्ष ने उसके लिए जो पोशाक खरीदी थी वह गंदी हो गई तो वह और भी क्रोधित हो गई। तो हुआंग शेन को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन अब जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे फिर से थोड़ा डर लगा। दक्ष यहाँ था और वह उसे हुआंग शेन को अपमानित नहीं करने दे सकती थी, और फिर हुआंग परिवार को अपमानित नहीं कर सकती थी, और यहाँ तक कि हुआंग शेन के पीछे फैंग परिवार को भी अपमानित नहीं कर सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग शेन दक्षिण पूर्व प्रांत के 3 प्रमुख परिवारों में से एक फॉन्ग परिवार के बेटे के करीब हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अगर यह सच है तो शर्मा परिवार भी हुआंग शेन को नाराज नहीं कर सकता। हुआंग शेन का हाथ इतनी जोर से दबा था कि मानो टूट जाएगा। वह गुस्से से चिल्लाया, तो तुम उसके सबसे बड़े भाई हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जाने दो। दक्ष ने अपने दूसरे हाथ से प्याले से टूटा हुआ गिलास लिया और ठंडे स्वर में कहा, याद रखो, मेरा नाम दक्ष है। दक्ष, हर कोई दंग रह गया। तब मैं हैरान और उलझन में था। मोटे सहायक को तुरंत किसी का ख्याल आया और वह चिल्लाया, दक्ष, शर्मा परिवार का बेकार दामाद। कोई और कह रहा था, उसने हाई स्कूल पर 100 मिलियन खर्च कर दिए। दूसरे यंग मास्टर फैंग के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और पूर्वी उपनगरों से दक्ष को खरीद लिया। ये वही निकला। ची। सबके चिल्लाने के बाद वे उपहास करने लगे। मोटे सहायक के चेहरे पर भी तिरस्कार का भाव था और हुआंग शेन का चेहरा पीला पड़ गया और वह गंभीर रूप से उपहास करने लगा। मैं किसके बारे में सोच रहा था? कितना बढ़िया, पता चला कि यह तो शर्मा परिवार का एक बेकार दामाद निकला। मोटे सहायक ने व्यंग्य किया, तुम मेरे मास्टर हुआंग को क्यों नहीं छोड़ देते? तुम उन्हें चोट पहुंचा रहे हो, कमीने। झांग यांग भी चौंक गया और बोला, भाई शेन को जाने दो। यह मत सोचो कि तुमने जो पहले किया था वह बहुत बढ़िया था। वास्तव में तुम मौत को दावत दे रहे हो। हान लू ने कहा, यह सही है, तुमने शर्मा परिवार का पैसा लिया और मिस्टर फॉन के मुंह पर थप्पड़ मारा। यह मौत को न्योता देना है और इससे शर्मा परिवार को भी परेशानी होगी। मोटे सहायक ने कहा, अगर हम पूर्वी उपनगरों में जमीन का वह टुकड़ा खरीद कर उस पर पहले की तरह पेड़ लगाते तो सब ठीक रहता, लेकिन अब तो वह मोटा मांस बन गया है। बस मरने का इंतजार करो। हुआंग शेन ने भी व्यंग्य किया, तुम्हारे पास कुछ अजीब ताकत है, लेकिन अगर तुमने मुझे चुटकी काटी और मुझे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिव्या ने भी जल्दी से कहा, भाई, इसे भूल जाओ, चलो इस मामले को भूल जाते हैं, मैं अब इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी।
कियान रुशुई को भी कुछ होने का डर था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई दक्ष, क्या हम इसे भूल जाएं? कोई बात नहीं। हुआंग शेन हिंसक रूप से मुस्कुराया, याद रखो, मैं हुआंग शेन बहुत गुस्से में हूं और तुम मेरे गुस्से के परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दक्ष ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान डरावनी है। इससे हुआंग शेन बहुत बेचैन हो गया। मैं, दक्ष, आपके क्रोध के परिणाम देखना चाहता हूं। दक्ष ने प्याले से टूटा हुआ कांच उठाया और उसे नीचे गिरा दिया। इनाम के लिए जियाओकियू और डुआनयू को धन्यवाद। आज मैं 6 और अध्याय जारी रखूंगा और कल और भी रोमांचक होगा। कृपया मुझे वोट दें। कश, ऊंची एड़ी के जूते से टूटे कांच ने मुझे छुरा घोंपा। ये चाकू की तरह तेज था और सीधे हुआंग शेन की हथेली में घुस गया। बस उसकी हथेली में छेद कर दो। बहुत खूब, हुआंग शेन चीखा और आखिरकार अपना हाथ वापस खींच पाया। उसने अपना हाथ गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोया। टपकते खून ने उसकी सुंदर पोशाक को लाल रंग में रंग दिया। आसपास के लोग अचानक चौंक गए। मैं तो बहुत डर गया। मोटा सहायक घबरा गया और गुस्से से चिल्लाया, तुम मर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर हुआंग को चोट पहुंचाने की? वह हुआंग शेन है, हुआंग परिवार का बेटा, मनोरंजन उद्योग का सबसे लोकप्रिय युवक और फैंग परिवार के 7वें बेटे फैंगलेंग का दोस्त। वह दहाड़ी और अपने बैग से खंजर निकाला और दक्ष पर वार कर दिया। तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारी जान चाहता हूं। हर कोई हैरान था। दक्ष ने अपनी उंगलियां चटकाईं और खंजर तोड़ दिया। अपना पैर उठाओ, टकराना। सहायक की सैकड़ों पाउंड चर्बी को दक्ष ने गेंद की तरह दरवाजे से बाहर फेंक दिया, जो उल्का में बदल गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। हिस, हर कोई हौंफने लगा, उनकी आंखें भय से भर गईं। पैरों की ताकत कितनी भयानक है। कियान रुशुई हैरान था, दिव्या हैरान थी, झांग यांग हैरान था, हान लू हैरान था, हुआंग शेन हैरान था और वहां मौजूद हर कोई हैरान था। चाहे वह हुआंग शेन की मेज पर बैठे लोग हों या उनके आसपास उत्साह देख रहे लोग, वे सभी हैरान थे। बहुत डरावना, ये दक्ष सचमुच एक राक्षस है। दक्ष ने फिर से हुआंग शेन को देखा और इतना डर गया कि वह कांप गया और पीछे हट गया। क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? मैं हुआंग शेन हूं, कोई बेवकूफ़ी मत करो। मैं हुआ हाई का विशेष अतिथि हूं। अगर आप मुझे मारते हैं तो आप हुआ हाई के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। और हुआ हाई के पीछे किन परिवार है? किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी किन एरमिंग आज यहाँ है। अगर आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं तो आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों का खुलासा करते हुए कहा, इसके अलावा मैं फैंग परिवार के 7वें युवा मास्टर फैंगलेंग का भी अच्छा दोस्त हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। वरना भूल जाओ, यहाँ मत आना। मैं तुम्हें माफ़ करता हूं। हुआंग शेन भयभीत था। जब उसने दक्ष को आते देखा तो वह बुरी तरह डर गया। अन्य लोग उसे मनाने की हिम्मत नहीं कर सके, वे बहुत डरे हुए थे। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जब हर कोई गतिरोध में था और दक्ष फिर से हमला करने वाला था तो एक नाजुक चीख सुनाई दी। तभी एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। लंबा, सुंदर, महान, उदार और पवित्र। जो व्यक्ति आया था वह 20 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी, जिसके बाल नारंगी थे और वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी ड्रेस तो और भी खूबसूरत और सितारों से सजी है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ इसी ड्रेस से एक पोशकार खरीद सकती है। इस महिला को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दक्ष ने उसकी ओर देखा और उसे वह परिचित लगी, लेकिन उसने इस औरत को कभी नहीं देखा था। हालांकि यह महिला दक्ष को जानती थी और उसने उसे कुछ हद तक अमित्र नज़र से देखा। दक्ष, क्या तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो? महिला ने ठंडे स्वर में कहा। हुआंग शेन ये सुनकर हैरान रह गया। मिस्री, ये सही है, ये दक्ष ही था जो परेशानी पैदा कर रहा था। देखो, उसने मुझे भी घायल कर दिया और मेरे सहायक को लात मारकर भगा दिया और वह गायब हो गया है। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, इधर आओ, मिस्टर हुआंग के घाव पर पट्टी बांधो। बचावकर्मी तुरंत मदद के लिए आ गए और हुआंग शेन को वहां से ले जाया गया। हालांकि वह फिर भी चिल्लाया, मिस्री, आपको मेरे लिए न्याय मांगना होगा। दक्ष ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? महिला ने चिढ़कर कहा, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। दक्ष ने कहा, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, मुझे आपको जानना है। महिला तुरंत क्रोधित हो गई, उसने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। महिला का चेहरा लाल हो गया और फिर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। मैं अपना हाथ वापस खींचना चाहता था, लेकिन पाया कि मैं इसे वापस नहीं खींच सकता। कितनी भयानक शक्ति है, अफवाहें सच हैं। उसके पास सचमुच बहुत ताकत है। उसने कहा, क्या आप एक उत्तम दर्जे की महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? दक्ष ने कहा, एक उत्तम दर्जे की महिला हर मोड़ पर किसी को थप्पड़ नहीं मारेगी। हालांकि उसने फिर भी जाने दिया। औरत ने ठंडी सांस ली और अपनी कलाई हिलाई। ये देखकर कि आसपास सब अभी भी यह मजाक देख रहे हैं, उसकी आंखें अचानक गुस्से से चौड़ी हो गईं।
उसने डांटा, क्या देख रहे हो, बाहर निकलो। झांग यांग, हान लू और हुआंग शेन की टीम ने दक्ष की ओर इशारा किया और कड़वाहट से कहा, मिस ली, दक्ष। मेरे हुआंग शेन, वे रोल, वह दहाड़ी और तुरंत झांग यांग और अन्य लोगों को इतना डरा दिया कि वे भाग गए। वे बदला लेने की बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। दरअसल उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि दक्ष तो बस एक मूर्ख है। वह मिसली को भी नहीं पहचानता था और ऐसा लग रहा था कि वह उसे भी पीटना चाहता था। वह पागल है। जो अन्य लोग यह उत्साह देख रहे थे वे भी चौंक गए और जल्दी से भाग गए। यहाँ केवल दक्ष और कुछ अन्य लोग ही बचे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रितिका जैसी खूबसूरत महिला आप जैसे आदमी से शादी करेगी जो महिलाओं को महत्व देना नहीं जानता। मिसली ने ठंडी सांस ली। दक्ष की आंखें चमक उठीं, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने कहा, तो ये तुम हो। उसने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये ली सुसु थी, जो सागरनगर शहर की 4 महान सुंदरियों में से एक थी, जो रितिका जितनी ही प्रसिद्ध थी और सौंदर्य प्रतियोगिता में उपविजेता रही थी। चैंपियन स्वाभाविक रूप से रितिका है। ली सुसु की एक और पहचान है, यानी सागरनगर शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक, ली परिवार की दूसरी बेटी। उसका दर्जा बेहद नेक है। इस फूल सागर दान में दक्षिण पूर्व प्रांत के आसपास के शहरों के धनी और शक्तिशाली लोगों के साथ साथ देश भर से मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। ली परिवार की युवा महिला के रूप में वह स्वाभाविक रूप से आ सकती है। वास्तव में वह ली परिवार की ओर से यहाँ आई थी। ली सुसु ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। 1 साल पहले तुम्हारी पत्नी और मैंने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। तुम मंच पर गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें नापसंद करने लगी और तुमने 1 साल के लिए खुद को उससे दूर कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में अब भी दरवाजे से बाहर निकलने का आत्मविश्वास होगा। वह स्पष्ट और व्यंग्यात्मक ढंग से बोली। मित्तल यिंगजू और कियान रुशुई तुरंत नाखुश हो गए। ये औरत कितनी घटिया है, दूसरों की कमियां उजागर करती है। दक्ष ने कहा, मेरी पत्नी ने आप सभी बदसूरत लोगों को हरा दिया, फिर भी मुझे बाहर जाने का आत्मविश्वास क्यों नहीं है? आप। ली सुसु क्रोधित हो गई और उसने उसे फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन इस बार दक्ष ने उसका हाथ नहीं दबाया, बल्कि उसे घूरा। आंखों में रोशनी है। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई और ली सुसु पर बिजली गिर गई। उसने अपना हाथ जमा दिया और चुपचाप उसे वापस खींच लिया। दक्ष, यदि तुम केवल बातें करने में अच्छे हो तो तुम मेरे स्वामी के स्वामी बनने के योग्य नहीं हो। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे ली परिवार की संपत्ति कितनी भयानक है और मेरा ली परिवार कितना शक्तिशाली है। तुम हम तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मेरे दादाजी को परेशान मत करना। दक्ष मुस्कुराए। पता चला कि वह ली चुनफेंक के लिए आया था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मेरे ली परिवार की संपत्ति तुम्हारी समझ से परे है। दक्ष का चेहरा शांत था। वह एक ठंडी नज़र के साथ वहां लापरवाही से खड़ा था। अब पहले की तरह लापरवाह और मैला नहीं था, बल्कि महान हो गया था। उस नज़र ने ली सुसु को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया और वह चकित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी धनी परिवार के दामाद को नहीं देख रहा था जो कंगाल और दरिद्र था, बल्कि एक शक्तिशाली स्थानीय स्वामी को देख रहा था जो अत्यंत धनी था। दक्ष ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। कहा, मैं दक्ष आपके लिए परिवार की संपत्ति की तुलना करना चाहता हूँ। स्टॉप्ड। तुम वास्तव में। ली सुसु का चेहरा एकदम बदल गया। दक्ष के सामने वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रही थी। इतना दबंग। उसे दक्ष में एक तरह का प्रभुत्व महसूस हुआ। ये किसी साधारण व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं था, किसी अमीर परिवार के दामाद का तो बिल्कुल नहीं। इस प्रकार का दबंग रवैया एक उच्च एवं शक्तिशाली देवता के समान है जो सामान्य चींटियों को नीची दृष्टि से देखता है। वह 3 कदम पीछे हट गई। बस तभी ली सुसु को पीछे जाने के लिए खुद पर शर्म महसूस हुई। दरवाजे के बाहर से लोगों का एक बड़ा समूह अंदर भागा। चहचहाहट और शोर। फूल सागर चैरिटी डिनर, ये रहा। कई मशहूर हस्तियां उमड़ पड़ीं। वे लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और हर आदमी सज्जन था। हर महिला एक महिला है। इनमें से हर एक व्यक्ति बहुत अमीर है। अगर इनके सिर पर एक ईंट भी गिरे तो जिन लोगों के सिर पर ईंट गिरेगी उनकी कीमत अरबों में होगी। वे शक्तिशाली और प्रसिद्ध हैं। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, जैसे धन, शक्ति, प्रसिद्धि और बल। इस तरह की चीजें बहुत लोकप्रिय हैं। जब ली सुसु ने इतने सारे लोगों को अंदर आते देखा तो उसने दक्ष को घूरा और अपनी जगह ढूंढने के लिए भीड़ के पीछे चली गई। कियान रुशुई और मित्तल यंगाजू दोनों हैरान थे। वे इन बड़े नामों को देखकर हैरान रह गए, जिनमें से कई को उन्होंने केवल टीवी पर ही देखा था। इतने सारे सेलिब्रिटी, क्या ये फीडा ग्रुप के सीईओ हैं? हमारे स्कूल ने एक बार हमें इंटर्नशिप के लिए अपने स्कूल में भेजने का प्रबंध किया था। क्या वह मास्टर झांग डोंगक्सुआन हैं? अफवाह यह है कि कोई भी क्रू फिल्मांकन शुरू होने से पहले उनसे भविष्यवाणी पूछना सम्मान की बात समझेगा। वाह, ये तो राजा गुओ हुआ हैं। मैं उनके नाटक देखते हुए बड़ा हुआ हूँ।
दिव्या और कियान रुशुई छोटे प्रशंसकों की तरह थे जो सभी प्रकार के लोगों को आते हुए देख रहे थे और बेहद आश्चर्यचकित थे। वे उनमें से कुछ लोगों के नाम भी बता सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने अनमोल थे। ये देखकर दक्ष उदासीन दिखी। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे डर था कि दिव्या और कियान रुशुई इस रंगीन दुनिया से चकाचौंध हो जाएंगे। कितनी ही अच्छी लड़कियां बाद में भौतिकवादी और यथार्थवादी बन गईं, क्या इसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने बहुत अधिक पतन और विलासिता देखी है और उनके हृदय आवेगपूर्ण हो गए हैं। विलासिता और अपव्यय के जीवन की तलाश में लोग खुद को बेचने और सभी प्रकार की हास्यास्पद चीजें करने के लिए तैयार हैं। वह नहीं चाहता था कि दिव्या और कियान रुशुई भविष्य में ऐसे बने, खासकर दिव्या जो उसकी जैविक बहन थी। वह इतनी घमंडी और घमंडी महिला कैसे बन सकती है? वह इसकी अनुमति नहीं देता। दक्ष अपनी बहन के लिए एक स्वर्ग बनाना चाहता था, एक ऐसी दुनिया जो उसके जैसे भोले और मासूम व्यक्ति को समायोजित कर सके। उसने ये भी योजना बनाई कि वह धीरे धीरे अपनी बहन को धन की दुनिया से परिचित कराएगा। केवल जब वह इसके संपर्क में आएगी और उसे प्राप्त करने की क्षमता होगी, तभी वह खुद को बेचना नहीं चाहेगी और वह जो चाहती है उसे प्राप्त करेगी। जब तक वह चाहती है और दक्ष उसे संतुष्ट करता है, तब तक ये पर्याप्त है। बेटी को धनवान बनाओ। दक्ष अपनी बहन को विलासिता में पालने की योजना बना रहा है। दक्ष ने थोड़ा परेशान होकर अपना सिर थपथपाया। दिव्या ने ये देखा और चिंतित होकर पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम चिंतित हो? नहीं, मुझे डर है कि तुम कुछ खो दोगे। मैं क्या खो सकता हूँ? दक्ष ने कहा, खोया हुआ, परेशान। दिव्या। दक्ष खिलखिलाकर हंसा और मित्तल यंगशु के बालों को बिखेर दिया, जिससे वे बिखर गए। जैसे ही वह पागल होने वाला था, वह जोर से हंस पड़ा। ठीक है, चलो हम भी अंदर चलते हैं। सच कहूं तो कल अस्पताल में मदद करते हुए मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। दिव्या की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, भाई क्या आप सर्जरी में मदद के लिए अस्पताल गए हैं? अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे भी सर्जरी के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ चिकित्सा का अभ्यास कर रही हैं। उनके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल भी है और कभी कभी अस्पताल में अंशकालिक काम भी करती हैं। दक्ष मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जब मैं पूर्वी उपनगरों में एक अस्पताल खोलूंगा तो आप निदेशक होंगे। वह बुदबुदाया, मैंने कल किसी की बड़ी आंतें और गुर्दे निकालने में मदद की थी। उफ, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे भूख लगी है। मैं बाद में देखूंगा कि क्या कोई आंतें और गुर्दे हैं। मुझे कुछ खाना चाहिए। दिव्या ने कहा, मैं भी खाना चाहती हूँ। कियान रुशुई, क्या ये दोनों भाई बहन राक्षस हैं? ऐसा कह रहे हैं। उन्हें अपना स्थान मिल गया है। कई लोग अपनी सीटें भी ले चुके थे। दक्ष की सीट आगे वाली सीट के पास ही थी। वह शर्मा परिवार की तरफ से यहाँ आया था और आखिरी कुछ पंक्तियों में बैठा था। दिव्या और कियान रुशुई मशहूर हस्तियां हैं और आगे की पंक्तियों में बैठती हैं। यहाँ आगे की पंक्ति में बैठने के लिए आपको उच्च पद पर होना जरूरी नहीं है। वास्तव में शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोग अंतिम कुछ पंक्तियों में बैठते हैं, जो कि शानदार सीटें हैं, और पीछे की ओर वे सब कुछ देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामने की रोशनी और कैमरों से भी बच सकता है। वे अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने से बचने के लिए कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। अमीरों के प्रति नफरत हमेशा से रही है। मशहूर हस्तियों को ध्यान चाहिए, इसलिए वे सबसे आगे हैं, एक बड़ी गोल मेज के साथ। ये देखने में तो आलीशान लगता है, लेकिन मशहूर हस्तियों की नज़र में यह असल में कहने लायक नहीं है। इसलिए आप सामने वाले के जितना करीब होंगे, मनोरंजन उद्योग में आपकी प्रसिद्धि और स्थिति उतनी ही अधिक होगी। और जितना आगे आप जाएंगे, शक्ति और धन के क्षेत्र में आपकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। बहुत चरम, लेकिन बहुत यथार्थवादी। दिव्या और कियान रुशुई को नवागंतुक माना जाता है और वे मध्य स्थान पर हैं, न ऊपर और न ही नीचे। बाहरी लोगों को ऐसा लगता है कि वे सितारों से घिरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे नीचे हैं और उनकी स्थिति सबसे निम्न है। जुओ रुपयुआन और गुओ हुआ जैसे सुपरस्टार पहली पंक्ति में सबसे विशिष्ट स्थानों पर हैं। आसपास की मेजों पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी की हस्तियां बैठी हैं। ये सचमुच सितारों से भरी जगह है। कियारा समय समय पर पीछे मुड़ता रहा, दक्ष का पता लगाने की कोशिश करता रहा, और फिर उसने दक्ष को पीछे की तरफ सुरुचिपूर्ण सीट पर बैठे देखा, और फिर वह राहत से मुस्कुराए। उसने सुना कि दक्ष का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। विशेष रूप से अभी मनोरंजन सर्कल में एक अफवाह थी कि हुआंग शेन के छोटे भाई हुआंग पिंग को दक्ष ने पीटा था, और हुआंग शेन को भी मित्तल योंग द्वारा ऊंची एड़ी के गिलास के साथ हथेली के माध्यम से छेद दिया गया था। अब जब उसने हुआंग शेन को हाथ पर पट्टी बांधकर खाना खाने के लिए आते देखा, तो उसे पता चल गया कि अफवाहें सच थीं। मैं चिंतित था और सोचा कि दक्ष भाग गया है। अप्रत्याशित रूप से बाद में, जबकि मुझे राहत महसूस हुई, मैंने वास्तव में सोचा कि यह बेहतर होगा यदि दक्ष भाग जाए। मेरे स्वामी बहुत चिंताजनक हैं। क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने केवल हुआंग शेन को नाराज किया है? उनके पीछे फैंग परिवार के साथ में युवा मास्टर फैंग लिंग भी हैं, साथ ही हुआंग और फैंग परिवार भी।
कियारा ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर हुआंग शेन को देखा। हुआंग शेन उसी मेज पर बैठे मशहूर हस्तियों से शिकायत कर रहे थे और लगातार दक्ष की निंदा कर रहे थे। सभी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें उदासीन थीं। कुछ लोगों ने उपहास किया, कुछ ने सहानुभूति जताई और कुछ ने तिरस्कार किया। हुआंग शेन ने ठंडे स्वर में कहा, दक्ष तो शर्मा परिवार का एक कूड़ा कचरा है। उसने मेरी हथेली में छेद करने की हिम्मत कैसे की? मुझे उससे बहुत नफरत है। पास में खड़ी एक महिला स्टार ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मिस्टर हुआंग सातवें युवा मास्टर मिस्टर फैंग लिंग को नहीं जानते? वे सब उनके पीछे पड़े हैं। मिस्टर सेवन को एक संदेश भेजो और उनसे मदद मांगो। अभिनेत्री हान लियर की सबसे अच्छी दोस्त थी। हान लियर की स्थिति के बारे में सुनकर वह भी गुस्से में थी, इसलिए उसने इस समय परेशानी खड़ी करने के लिए बोल दिया। हान लियर पास ही खड़ी थी और जब उसने ये सुना तो वह घबरा गई। यान लियर, तुम्हें इतना बुरा विचार क्यों सूझा? यान एव ने कहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। हान लियर ने कड़वाहट से कहा, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैं अब दक्ष को दोष नहीं देती, मैं केवल अपने अंधे होने के लिए खुद को दोषी मानती हूँ। हुआंग शेन की आंखें ठंडी थीं जब उन्होंने कहा, हाँ, मैंने पहले ही किसी से अपने अच्छे दोस्त श्री सेवन फैंग लिंग को इसकी सूचना दे दी है। वह दक्ष को बताएगा कि धनी परिवारों में शर्मा परिवार वास्तव में कुछ भी नहीं है और उसकी बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता है। कियारा, हान लियर और अन्य सभी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग शेन को सातवें युवा मास्टर फैंग लिंग इतनी जल्दी मिल गए होंगे। अगर सातवें युवा मास्टर दिखाई दिए तो मुझे डर है कि इस बार दक्ष बर्बाद हो जाएगा। कियारा भी कड़वाहट से मुस्कुराया, मास्टर, इस बार आप गंभीर मुसीबत में पड़ गए हैं। फैंग परिवार का सातवां युवा मास्टर बेहद लालची, ईर्ष्यालु और क्षुद्र है। तुमने उसके दोस्त के साथ गड़बड़ की है और तुम खुद को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। हालांकि वह जानती थी कि दक्ष बहुत शक्तिशाली और अमीर है, फिर भी उसे लगा कि वह दक्षिण पूर्व प्रांत के $3 ट्रिलियन वाले परिवारों में से एक फैंग परिवार से बहुत पीछे है। आप जानते हैं, फैंग परिवार को क्यूई संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है और क्यूई संप्रदाय सागरनगर शहर में लोगों की आजीविका के लगभग आधे हिस्से को नियंत्रित करता है। लगभग 20 दिनों में क्यूई संप्रदाय द्वारा नियंत्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। तब तक क्यूई जोंग अपने चरम पर होगा। फैंग लिंग को भड़काना मौत की तलाश करने के समान है। 3 महान परिवारों में किन परिवार प्रमुख है, लेकिन किन परिवार दक्ष की ओर से आगे क्यों आएगा? कियारा को याद आया कि कल किसी ने उसे फ़ोन किया था और यह बहुत अजीब था। उसने सोचा था कि वह व्यक्ति सासेंग का प्रशंसक होगा। इसे कैसे कहना है? यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने उसे फ़ोन किया और शुरू में कहा कि वह उसकी बड़ी बहन है और उससे भविष्य में अपना अच्छा ख्याल रखने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम किन कियांग्यू है और वे किन परिवार के मुखिया हैं। कियारा ने उस समय इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सीधे फ़ोन काट दिया, उसे एक पागल के रूप में कोसते हुए। अब उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। सच तो ये था कि अपने डेब्यू के बाद से 10 सालों से भी ज़्यादा समय में वह ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुकी थी। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे एसेंजियोरो वंश के वंशज हैं और बैंक ने उनकी अरबों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें एक चुंबन दे और कुछ हजार रुपए जमा कर दे तो उनकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी। तब उसने इस पर विश्वास किया। तभी त्रासदी घटित हुई। मुझसे हजारों डॉलर की ठगी की गई और मैंने उस चिकने चाचा के गाल पर चुंबन भी लिया। ऐसी अनगिनत बातें हैं, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस समय मैं वास्तव में दक्ष के बारे में चिंतित था। मित्तल यिंगजू और कियान रुशुई को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि हानलू झांग्यांग आगे की पंक्ति में थे, साथ ही हुआंग शेन और दूसरे लोग भी। उन्हें थोड़ा अपराधबोध हुआ और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। दोनों लड़कियां चुपचाप बुदा रही थीं, मुझे नहीं देख सकती, मुझे नहीं देख सकती, मुझे नहीं देख सकती। जब उसी मेज पर बैठे कलाकारों ने ये देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन साथ ही थोड़ा तिरस्कार भी महसूस किया और स्पष्ट रूप से उन्हें नीची नज़र से देखा। पिछला दक्ष शर्मा परिवार की दूसरी शाखा की ओर से यहाँ आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह शर्मा परिवार के सबसे बड़े पोते कपिल के साथ एक ही मेज पर बैठे। उसी मेज पर कई अन्य परिवार भी थे और वे शर्मा परिवार के समान आकार के थे, जैसे कि हिमन परिवार और दुबे परिवार। दुबे परिवार को इस मेज पर बैठने की व्यवस्था की गई थी और जो व्यक्ति आया वह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि कविता था। कविता के दांत पहले भी दक्ष द्वारा तोड़े गए थे और उनके चेहरे पर कई बार वार किया गया था, जिससे उनका चेहरा लगभग विकृत हो गया था और यहाँ तक कि उनका एक फ्रैक्चर भी हो गया था। उसके बाद जब भी मैं दक्ष को देखता तो लगभग रास्ता बदल लेता। अब जब वह यहाँ थी तो दक्ष हैरान रह गया। क्या ये औरत सचमुच इतनी ताकतवर है? जब दक्ष उसे देख रहा था तो कविता थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। दक्ष को घूरते देख वह अजीब तरह से मुस्कुराए। फिर वह पास आकर फुसफुसाया, मिस्टर दक्ष, कृपया मेरी तरफ देखना बंद करें। मुझे डर लग रहा है।
मैं पहले गलत था, अगर तुम नाखुश हो तो मुझे मत मारो। मैं एक दिन में जियांगलिंग लौट सकता हूँ। कैसा रहेगा? दक्ष, क्या मैं इतना भूखा लग रहा हूँ? उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, आपने गलत समझा, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। कविता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर थोड़ा अफसोस और निराशा महसूस की। दक्ष इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि वह अतीत को भूल सकती है और स्वेच्छा से खुद को उसके लिए समर्पित कर सकती है। दुर्भाग्यवश लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये धनी परिवार बूथों में बड़े सोफे पर बैठे थे, रोशनी मंद थी और वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। जब कपिल ने दक्ष को बैठे देखा तो कविता जैसी खूबसूरत महिला ने खुद को उसके सामने पेश किया। वह इतना क्रोधित हुआ कि लगभग पागल हो गया। उसे अभी भी याद है कि दक्ष ने उसे दरवाजे पर अपमानित किया था, सार्वजनिक रूप से कार से बाहर निकाल दिया था और रोल्स रॉयस छीन ली थी। हालांकि वह दक्ष की कार थी, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से भगाना गलत है। एक ही मेज पर बैठे तीन युवक पहले से ही कपिल और दक्ष के रिश्ते के बारे में जानते थे, जो बहुत बुरा था। इसलिए वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गया और दक्ष को बाहर कर दिया। दक्ष हंसा और उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मिस्टर दक्ष, आप बाद में क्यू ईजोंग को कितना दान देने की योजना बना रहे हैं? कविता ने लापरवाही से पूछा। दक्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, क्यू ईजोंग को दान दें? क्या फ्लावर सी चैरिटी डिनर का उद्देश्य दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा निधि दान करना नहीं है? कविता ने आश्चर्य से दक्ष को देखा। मिस्टर दक्ष, क्या आप नहीं जानते? दो दान हैं, पहला क्यू ईजोंग के लिए है और दूसरा दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। हालांकि फूल सागर पहाड़ी क्षेत्र को दान देने के बैनर तले है, मुख्य उद्देश्य एयरबैंडर्स को दान करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दक्ष ने व्यंग्य किया, मैं यहाँ दान करने आया हूँ, पैसा देने वाला लड़का बनने नहीं। क्या ये क्यू ईजोंग का दान है? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि कविता कुछ कह पाता, कपिल ने उसे घूरते हुए कहा, दक्ष, बकवास बंद करो। तुम मेरे शर्मा परिवार को बर्बाद कर रहे हो। क्यू ईजोंग को दान देने का मतलब है उनकी नज़र में अपना दर्जा बढ़ाना। समय के साथ क्यू ईजोंग हमें कुछ साधना संसाधन भी देंगे। इसे दान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब है कि हम क्यू ईजोंग के संसाधन खरीद रहे हैं और उनकी नज़र में अपना दर्जा बढ़ा रहे हैं। दक्ष खिलखिलाकर हंसा। क्यू ईजोंग को पैसे और सामान दान करना क्या क्यू ईजोंग की चीज़ें खरीदने का एक छिपा हुआ तरीका था? वह ऐसा नहीं सोचता। क्यू ईजोंग निश्चित रूप से उन लोगों को कुछ लाभ देगा जो सबसे अधिक दान करते हैं, लेकिन अधिकतर वह उन्हें केवल मौखिक प्रशंसा या सिर हिलाकर ही धन्यवाद देगा। ये बेकार है। लाखों रुपये दान करने पर जवाब मिलता है, मुझे आप पर विश्वास है। स्पेरिब्स खरीदें, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? दक्ष ने क्यू ईजोंग को एक भी पैसा दान न करने का मन बना लिया है। कपिल ने दक्ष को घूरने के बाद अपने आसपास के कई युवा आकाओं के साथ इस विषय पर चर्चा की। जाहिर है वे सभी इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि उस समय कितना दान करना है। शर्मा परिवार पहले हमारे परिवार जैसा ही हुआ करता था, लेकिन अब जब चेतन परिवार चला गया है तो शर्मा परिवार 4 नए प्रमुख परिवारों में शामिल होने वाला है। उन्हें और दान करने की ज़रूरत है। हाँ, हम में से प्रत्येक लगभग 10 से 8 मिलियन डॉलर दान कर सकता है। शर्मा परिवार कम से कम 20 से 30 मिलियन डॉलर दान कर सकता है ना? कई युवा स्वामी उसकी चापलूसी करते थे। कपिल के गाल फड़क उठे। 20 से 30 मिलियन। शर्मा परिवार इस समय तेजी से विकास के दौर से गुजर रहा है और उसे हर पहलू में काफ़ी धन की ज़रूरत है। इस बार वह शर्मा परिवार के बुजुर्गों की ओर से धन इकट्ठा करने आया था और उसने सिर्फ 3 से 5 लाख दान करने की योजना बनाई थी। 20 या 30 मिलियन ऐसी चीज़ है जिसे मैं वास्तव में नहीं सोच सकता। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ 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 हाँ, हमारा शर्मा परिवार निश्चित रूप से आपसे कम नहीं हो सकता, हे। लेकिन वह पहले से ही बहुत चिंतित था। फिर वह दक्ष के पास आया और फुसफुसाया, दक्ष, मेरे शर्मा परिवार ने मूल रूप से 3 से 5 मिलियन दान करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें कम से कम 10 मिलियन दान करने होंगे, अन्यथा ये बहुत शर्मनाक होगा। दक्ष ने कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? कपिल ने गहरी आवाज में कहा, आप मेरे शर्मा परिवार के दामाद हैं, क्या आपको मेरे शर्मा परिवार के लिए कुछ बोझ नहीं बांटना चाहिए? अब मेरा शर्मा परिवार करोड़ों रुपये नहीं जुटा सकता। क्या आपके पास रोल्स रॉयस और प्राइवेट जेट नहीं है? इन्हें बेचकर क्यू ईजोंग को दान कर दीजिए ताकि हमारा शर्मा परिवार एक बार खुद पर गर्व कर सके। ऐसा कहने के बाद उसने दक्ष की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा, कैसा है?